हमारा एक यूनिट है जिसका नाम है करेंसी ऑप्शन एंड करेंसी फ्यूचर। ये कुछ बच्चों को जो है ना डिफ़िकल्ट लगता है। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इसकी थोड़ा हाई लेवल की होती है। कॉन्सेप्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इसमें करेंसी की डिलीवरी होगी और कहाँ पे होगी? एनएससी के अंदर। तो एनएससी में तो करेंसी की डिलीवरी होता ही नहीं है। तो आपको पता है डिलीवरी कैसे होते होंगे? कैसे होते होंगे बताओ। जैसे आपको याद है राइस, व्हीट, गोल्ड की, क्रूड ऑयल की डिलीवरी किया था। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट तो आएगा। आपको फ्यूचर में ट्रेड लेना है और जब आपको डिलीवरी डेट आएगा उस दिन स्क्वायर अप करना है और स्क्वायर अप करके आप अपना लॉस गेन ले लो और मार्केट में जाके बैंक में जाके डॉलर की डिलीवरी ले लो। आप आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो कमिटेड रेट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट डेट पे जिस दिन डिलीवरी ले रहे होंगे उस दिन फ्यूचर का प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम नहीं होगा। एक चीज़। दूसरा, लॉट साइज भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। आपको बोलेंगे मुझे खरीदना है $2500 और कर लॉट साइज चलेगा 1000 का, तो ये सब भी दिक्कत है। तो उसी सब चीज़ को डील करना हमारे यहाँ क्या आएगा बताइए? करेंसी फ्यूचर एंड करेंसी ऑप्शन। कुछ लोग मान के चलते हैं कि ये हमें नहीं आता है, बाकी डेरिवेटिव आता है। वो झूठ बोल रहे हैं। जिसको डेरिवेटिव आएगा उनको करेंसी फ्यूचर करेंसी ऑप्शन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इसमें दिक्कत, इसका मतलब कहाँ दिक्कत है आपकी? डेरिवेटिव के मतलब बेसिक में दिक्कत है, कॉल पुट के बेसिक में दिक्कत है, फ्यूचर की बेसिक में दिक्कत है आपका। समझ में आ गई बात? चलिए। हाँ, तो थोड़ा सा क्या एडिशनल आपको जानना है। अब थोड़ा सा इसमें फॉरेन एक्सचेंज लिंक हो जाता है। अब जिनका फॉरेन एक्सचेंज रह गया है, जैसे एक थी ना जो भी आई आ रही थी, उनका शायद फॉरेक्स है, तो अब जिनका फॉरेक्स रहता है वो सिर्फ डेरिवेटिव पोर्शन समझ लेना जितना भी करा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब पहुंचोगे ना तो फॉरेक्स की पोर्शन भी मिक्स हो जाएगा। तो वो पोर्शन अभी आपको समझ नहीं आएगा जिसका फॉरेन एक्सचेंज नहीं समझा हुआ है। तो इसमें क्या है देखिए, मान लीजिए एक मिस्टर इंडिया है, इसने इंपोर्ट किया। अगर उसने इंपोर्ट किया होगा तो उनको पेमेंट भी करने पड़ेंगे। मान लीजिए 6 मंथ का वो तो उधार मिला हुआ है, तो 6 मंथ बाद क्या करेगा बताइए? वो पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट करेगा? अगर रुपी पेमेंट करना है ना तो फिर मिस्टर इंडिया के लिए रिस्क नहीं है, क्योंकि इनके जेब में तो ऑलरेडी रुपी है ही और रुपी दे देगा। कन्वर्जन कराना ही नहीं है, बाई सेल करना ही नहीं, तो कौन सी कॉल कौन सी पुट। तो उसके अंदर होगा क्या बताइए? डॉलर में आपने मान लीजिए $100 का इंपोर्ट किया था, तो आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा? $100। या चलो मैं मान लीजिए इसमें 1800 कर देता हूँ, तो आपको कितना पेमेंट करना होगा बताइए? $1800 पेमेंट करना है। अब कहते हैं बैंक में जाके शर्त लगा लो, तो बैंक तो हमें $1800 भी दे सकता है, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड की बात नहीं करेगा, इसमें क्या बात होगी? फ्यूचर की। तो फ्यूचर की कैसे होगा देखना। अब ये जाएंगे बैंक में, बैंक में नहीं, गलत। अब जाएंगे एक्सचेंज में, है ना। अब एक्सचेंज में जाके यहाँ से क्या करेगा? वो डॉलर खरीदने की बात करेगा। अब एक्सचेंज तो उसको भगा देगा, वो कहते भाग जा मेरे पास, मत आ डॉलर खरीदने। तो अब मुझे बताइए फिर मिस्टर इंडिया को डॉलर मिलेगा कैसे? तो इसमें अब आता है दो चीज कि चलो डॉलर, ये एक्सचेंज एनएससी हुआ अगर, तो क्या होगा देखना। अगर एनएससी होगा तो उस केस में डॉलर खरीदा बेचा जाएगा। तो ये जो मिस्टर इंडिया है वो क्या करेगा बताइए? फ्यूचर बाई करेगा या सेल करेगा? डॉलर का फ्यूचर क्या करेगा? वो बाई करेगा। कितना लॉट बाई करेगा? 1000 की लॉट चलता है, 1000 की 2 लॉट, क्योंकि 2 लॉट कितना हो जाएगा? 2000। लेकिन उसको तो 1800 खरीदना है। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, 2 लॉट बाई करेगा। अब क्या होगा बताइए? उसकी डिलीवरी डेट आएगा। मान लीजिए ये डिलीवरी डेट हो गए, सपोज कीजिए ये है आपका 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल का शर्त तो मिलेगा नहीं, वो फिर कौन सी कॉन्ट्रैक्ट लेगा? वो मई वाले। ठीक है, तो फ्यूचर तो खरीदेगा, लेकिन कौन सी वाले फ्यूचर खरीदेगा? मई वाले। और फिर जाके 15 अप्रैल को क्या, सॉरी अप्रैल एंड कर लेगा, सॉरी अप्रैल एंड मिल जाएगा ना उसको। फ्यूचर खरीदेगा, कौन सी फ्यूचर खरीदेगा वो? अप्रैल फ्यूचर।
और फिर क्या करेगा बताइए, 15 अप्रैल को जाके उस फ्यूचर को क्या करेगा, स्क्वायर अप करेगा। तो स्क्वायर अप पे क्या करेगा वो, सेल करेगा। रेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा, सेल प्राइस तो कुछ और होगा ना। हाँ, बाई तो फिक्स हो गए, कितने में बताइए, जो रेट चल रहा होगा। मान लीजिए 84 पे चल रहा था, 84 तो फिक्स हो गए। सेल करते टाइम क्या प्राइस होगा हमें कैसे पता, और उस दिन पे जाके किस पे बाइक पे सेल करेगा वो, फ्यूचर प्राइस पे, और उस दिन स्पॉट रेट कुछ और होगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा वो बताओ, फिर 15 अप्रैल को ही वो सेल करेगा फ्यूचर, और यहां से लॉस गेन सेटलमेंट कर लेगा, और फिर जाएगा शेयर डॉलर बाई करने, कहां पे, स्पॉट मार्केट में। और कितने में बाई करेगा, स्पॉट रेट पे। और यहाँ कितने क्वांटिटी आएगी, यहाँ 1800 आएगा। इन दोनों में कितनी क्वांटिटी आएगी, 2000। बस खत्म हो गए, कुछ है ही नहीं। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत शुरुआत होती है यहाँ से। ये कहते हैं हम गए NYSE में, वाह, अब शुरू हुई मुसीबत, नया मुसीबत। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज चले गए, अब वहां तो डॉलर ट्रेड ही नहीं हो रहा है। नहीं, क्रॉस भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रॉस तो तब जरूरत पड़ती है जब हमारे को डॉलर और रुपी का ही रेट ना मिले। वहां रुपी ट्रेड हो रहा है डॉलर में, मतलब डॉलर और रुपी का रेट अवेलेबल है, क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वहां पे NYSE में क्या चीज ट्रेड हो रहा होगा, नहीं, अब इनडायरेक्ट के हिसाब से मत सोचो, सोचना चाहो ठीक है आप सोच सकते हो ऐसे, मैं उतना सोचता ही नहीं। मैं तो सोचता हूं कि US में क्या ट्रेड हो रहा होगा, रुपी का फ्यूचर ट्रेड हो रहा होगा, और वहां लॉट भी किसकी चलेगी, रुपी की। अब वो क्या बोलेगा कि हमारा 4 लाख का लॉट है एक बार में, वहां क्या बोलेंगे, 4 लाख रुपी का लॉट चल रहा है। अब बताइए मुझे क्या करोगे। अब यही क्वेश्चन है जो घुमाता है बच्चों को। ये क्वेश्चन हो जाए तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बच्चे आराम से कर ले। दिक्कत आती है यहां से, डबल कॉम्प्लिकेशन। एक तो डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन, और दूसरे करेंसी की कॉम्प्लिकेशन। बताओ, अब देखो ये अगर बन गया मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। और ये क्वेश्चन वो है जो सिर्फ 10% बच्चे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। 90% बच्चे क्या करता है, अरे रहने दो, चॉइस में चलते हैं। और इंस्टीट्यूट को भी पता है कि भाई पूछना तो यही है। मई में आया था और गलती करा था इंस्टीट्यूट ने, मिस्टेक करा था। मिस्टेक कैसे करा था अभी बताऊंगा, शायद यहाँ डाल रखा होगा मैंने मिस्टेक वाले क्वेश्चन, नहीं डाला क्या? गलती ये करते फिर हम करते। मैं बता दूंगा क्या गलती करा था, ठीक है। वैसे हाँ जी, नहीं ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। नवंबर 23 में नहीं आया था। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, मैंने एनालिसिस करा हुआ ये रहा, ये है ना, ये देखो इसमें CA फाइनल है ना, नवंबर 23। डेरिवेटिव बोल रहे हो ना, डेरिवेटिव में हाँ 24 मार्क्स की क्वेश्चन थी इस बार। इसमें से डेरिवेटिव फ्यूचर 7 का सीरीज था, डेरिवेटिव ऑप्शन 16 का मिक्सर था, डेरिवेटिव न्यू क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन सीरीज 13। सीरीज 13 में क्या था हमारा, अच्छा ऑप्शन स्ट्रेटजी, हाँ ठीक है। एक स्ट्रेटजी डाला था इस बार, मर्जर IRM पोर्टफोलियो, नहीं है वो मई में है। किसमें था, मई में था वो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ये वाले, मैं दिखाऊंगा ना अभी। इसमें मिस्टेक क्या करा था, यहाँ मिस्टेक करा था। हमें कांटेक्ट करनी, उसमें मिस्टेक क्या करा था बता देता हूँ। हमें डिलीवरी कब करनी है, 15 अप्रैल का। अप्रैल फ्यूचर दे ही नहीं रहे, जाओ, अप्रैल फ्यूचर ही नहीं अवेलेबल है। नहीं, मार्च अवेलेबल है, 1 महीने पहले का अवेलेबल है, मार्च अवेलेबल है। और जब मार्जिन देने की बारी आ रही है ना, तो फिर अप्रैल की मार्जिन दे रही है। बच्चे इतना तो मिस्टेक समझ लेते हैं, इतना मिस्टेक भी नहीं समझ पाओगे तो गए।
और वो मिस्टेक जानबूझ के नहीं होता है। अब जैसे मेरे से भी कल हुई, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ था। अब वो बाद में मैं रियलाइज हुआ कि क्वेश्चन सब कुछ फ्रेमिंग हो गई थी कल के टेस्ट वाले, तभी तो थोड़ा जल्दी छुट्टी करके गया था, उसके बाद भी मिस्टेक रह गई। फिर बाद में मैंने करेक्शन कराया था, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चला करेक्शन। अरे वो एमसीक्यू में क्या हुआ, वही तो बोल रहा हूँ, हुआ क्या कि एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, बहुत सारे टेस्ट हो रही है ना, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है वो सेम टॉपिक पड़ जाता है, एक टॉपिक से क्वेश्चन डाल दिया, फिर से दोबारा आ गए, तब याद आ गए अरे वो तो सेम टॉपिक आ गए, इसको क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए, तो क्वेश्चन हटाया, इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन डाल दिए। और एक में क्या हो गई, गलती से एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन में मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से एमसीक्यू में दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि आंसर पहले बताना पड़ता है आपको, एमसीक्यू के अंदर आंसर पहले मुझे बताना पड़ता है, और मैंने जो एमसीक्यू में जो पॉइंट डाला ना, वो पॉइंट आंसर में आ ही नहीं रही थी, तो फिर गड़बड़ हो गई ना। तो ये सारा मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो जैसे मैं करता हूँ तो मुझे ही मालूम है कि हो जाता है मिस्टेक, वैसे भी उनसे हुई होगी, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए। चलो हमारे लेवल तो थोड़ा छोटा है कि चलो 8-10 लोग मिलके, 2-4 लोग मिलके यहाँ पे क्या करें, मैनेज करें। तो भाई इंस्टीट्यूट इतने बड़े लेवल पे मैनेज करे तो वहाँ तो पूरा टीम होनी चाहिए ना। एक लोग क्वेश्चन बनाओ, दूसरे लोग उसको वेरीफाई करो, तीसरे लोग उसको सॉल्यूशन दो, तब जाके कंफर्म होंगे ना, एक के भरोसे रहोगे। ये तो हमारा जो सिचुएशन है ना, एग्जैक्टली वो सिचुएशन बन जाता है कौन, इंस्टीट्यूट। और हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे हो जाते हैं कौन, सीएमए इंस्टीट्यूट। वहाँ तो लगता है कि एक, हाँ और कुछ क्या बोल हो रहा है ना, हमसे मिस्टेक हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो हम बना रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, एटलीस्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग का पार्ट मेरे पार्ट पे है, बाकी तो चलो सॉल्यूशन चेक करने वाले तो टीम में लगा भी देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले काम मेरे पार्ट पे, मैं क्वेश्चन बनाने को नहीं देता। तो अब उसमें क्या हो जाता है, अब उसमें मिस्टेक हो जाती है चेंज कर देते हैं, तो वही मिस्टेक इंस्टीट्यूट से भी हो जाता है। लेकिन चलो हमारे लेवल पे तो मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ, इसीलिए वहाँ पे 10 लोग तो वैसे होना चाहिए, लेकिन सीएम इंस्टीट्यूट का अकेले में उतना मिस्टेक नहीं होता है जितना मिस्टेक वो करता है। वापस आ जाते हैं, कहाँ थे, अप्रैल 15 अप्रैल की डिलीवरी है, और क्वेश्चन में क्या करता है पता है, अप्रैल की फ्यूचर देता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं मार्च ले लेंगे, हम मान लेंगे मिस्टेक हुई है, तुम्हें अप्रैल देना था तुमने दिया नहीं, तो हम मान लेते मार्च वाले ही क्या था बताइए, अप्रैल, ये मार के क्वेश्चन सॉल्व कर ले, खत्म हो गई कहानी। तो जिसने भी सॉल्व किया मार्क्स मिल गए। अब जो बोले क्वेश्चन गलत है हमें तो मार्क्स दे दे, ग्रेस मार्क्स मिल जाए, और यूट्यूब तक ही ग्रेस मार्क्स सीमित रहती है, याद रखना। एक तो ग्रेस मार्क्स नसीब से मिलेंगे, हाँ मिलते हैं नसीब से, ठीक है, और या तो फिर सॉल्व करो, गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कि हम सॉल्व टच भी नहीं किए और क्वेश्चन गलत है तो हमें ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, वो धोखे में मत जीना आप लोग। चलो नहीं, इसको डील करो ना पहले फटाफट। अब ध्यान से सुनना, आपको वहां पे जो भी बात करना पड़ेगा ना, रुपी में बात करना होगा आपको। बाई सेल किसको करना है, रुपी को। तो मुझे बताइए, मुझे पेमेंट करना था डॉलर और मुझे डॉलर बाई करना था, तो मैं ये ना बोल दूं कि मैं रुपी बेचना है मुझे एनएससी में, एनवाईएससी में, तो क्या मैं यहाँ पे फ्यूचर बेच दूं तो नहीं चलेगा क्या? सोच के देख लो, आपको रुपी बेचना पड़ेगा, तो रुपी बेचोगे एनएससी एनवाईएससी में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से क्या आएगा आपके पास, डॉलर। डॉलर आ गए, दे दो डॉलर सामने वाले को, अल्टीमेटली जेब में डॉलर ही तो लाना था ना आपको, तो आ तो गए डॉलर आपको। इसका मतलब, हाँ बस उल्टा सोचना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, आपको रुपी बेचना पड़ेगा। अब कितना रुपी बेचोगे, भाई बड़ी मुश्किल है यहाँ तो, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट किस रेट पे करोगे, क्वेश्चन में स्पॉट रेट भी अवेलेबल होगा, फ्यूचर रेट भी अवेलेबल होगा। स्पॉट से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो रेट अप्लाई ही नहीं होगा आपका फ्यूचर में। जब आपने कमिटमेंट कर ली, जब आप कमिटमेंट कर लोगे तो आपको पता है अपने आप का नहीं सुनना है, आपके लिए अप्लीकेबल रेट कौन सी होगा, फ्यूचर। तो आप जब कितना लॉट बाई करोगे या सेल करोगे, ये अगर डिसाइड करना है तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कन्वर्ट करके रुपये अमाउंट निकालना है। चलो यहाँ तो लाख में पहुंचेगा नहीं, यहाँ 1000 कर देता हूँ, अब पहुंच जाएगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लॉट हो जाता बताइए, पहले वाले केस में 20 लॉट। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं कितना लाऊं। अब मैं आपको स्पॉट रेट दे देता हूँ 83 का, और फॉरवर्ड रेट हमारा कितना चल रहा है बताइए, $1 का 84 चल रहा है आपका, अप्रैल का फ्यूचर, अप्रैल फ्यूचर। तो क्या 84 के रेट से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले? तो मुझे बताइए 84 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जब फ्यूचर में बेचूंगा तो इसी रेट से कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। और एक और भी बात है, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं देगा रेट ही वहां पे, ऐसे रेट थोड़ा नहीं चलेगा वहां पे, गलत।
वहाँ रेट ये मिलेगा ही नहीं। रेट तो क्या मिलेगा बताओ, रेट स्पॉट रेट मिलेगा आपको ₹1 का डॉलर समथिंग, और अप्रैल का फ्यूचर मिलेगा आपको ₹1 का डॉलर समथिंग, ऐसे मिलेगा ना, यूएस में हम तो अभी। हाँ तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। आ जाइए, डॉलर ले लो, मान लीजिए 1/83, ये चल रहा है कुछ आपका 0.0120, ठीक है इतना ही रहेगा, 4 डिजिट ले लिया हमने। और ये 1/84 ये चल रहा है आपका मान लीजिए 0.0119। किस रेट से कन्वर्ट करोगे? मैं एक तरीके से क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत बोलना आगे क्वेश्चन में रह जाए तो रह गया, नहीं कुछ नहीं रहेगा। ये देखो 0.0119 हो गए, तो अब क्या करोगे बताओ, 18,000 से पहले कन्वर्ट करोगे डॉलर इसमें, तो मुझे बताइए कितना रुपये बनेगा यहाँ पे। अब ये सब समझ में आना चाहिए आपको। 18,000 डिवाइडेड बाई 0.0119 कितना आ रहा है बताइए, गड़बड़ हो गई क्या? 1512605, सही है, ठीक है। लॉट साइज कितने की चल रही है? 4 लाख की। तो इतना रुपये बेचना पड़ेगा तब जाके आपके जेब में $18,000 आएंगे, समझ में आ गया? अब इसको डिवाइड किससे करना है? 4 लाख का लॉट साइज से, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 4 लाख। अब मुझे बताइए 3.78 आए, अब 3 लॉट लोगे 4 लॉट लोगे, संभल के, 3 लॉट या 4 लॉट? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। कभी कभी कहता है वो कि लोअर राउंडिंग ऑफ करेंगे, कभी कह देता है हायर राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो वो सब लैंग्वेज थोड़ा संभल के, कुछ नहीं बोला गया है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? 4 लॉट, बहुत बढ़िया। ये आ गए 4 लॉट, हम लोग क्या करा बताइए, सेल कर देंगे। क्या सेल कर देंगे? फ्यूचर। अब आएगा कौन सी डेट? एक्सपायरी। एक्सपायरी नहीं आएगा अभी, अभी तो 15 अप्रैल आएगा, क्योंकि एक्सपायरी तो अप्रैल एंड होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर अप करेंगे, फ्यूचर के रेट पे या स्पॉट रेट पे? फ्यूचर के स्क्वायर अप फ्यूचर के रेट पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको क्या करेगा पता है, 15 अप्रैल को फिर 2 रेट देगा, अब आपको फिर से 2 रेट देगा आपको 15 अप्रैल पे। एक देगा स्पॉट रेट ₹1 इक्वल टू समथिंग, और फिर देगा आपको अप्रैल फ्यूचर का प्राइस देगा फिर से आपको ₹1 का समथिंग। तो हम क्या करेंगे, इस रेट से फ्यूचर स्क्वायर अप करेंगे, और डिलीवरी किस रेट पे लेने जाएंगे? इस रेट पे डिलीवरी लेने जाएंगे। और यहाँ पे जो आएगा पूरे 4 लॉट जाएगा, और यहाँ पे अमाउंट सिर्फ जितना बनेगा उतना ही देंगे हम लोग, जितना बन रहा था ना उतना ही अमाउंट बेच के, और फिर वहां पे क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अब एक क्या चीज़ क्या होगा देखना थोड़ा ध्यान से, ये जो है ना, ये अप्रैल फ्यूचर जो आपने ट्रेड किया था इस पे सेल किया था, देख लो ध्यान से, इस पे सेल किया था, इस पे बाई किया है, लॉस गेन हो गया। आप मुझे बताइए, मिस्टर इंडिया गया है यूएस के मार्केट में, लॉस गेन किस करेंसी में होगी? डॉलर में। वो आपके लिए फॉरेन करेंसी है, वो भी नहीं है आपके जेब में। यानी कि जब स्पॉट मार्केट में डिलीवरी लेने जाओगे ना, तो डबल डिलीवरी लेना आप। कौन सी? एक तो वो $18,000 जो देना था वो तो लेना ही लेना है, खरीदना ही है आपको। और अगर मान लीजिए लॉस हो गए थे ना $100 की, तो वो $100 और खरीदने पड़ेंगे। यानी कि स्पॉट मार्केट में जो डिलीवरी होगी ना, सिर्फ $18,000 की नहीं होगी, $18,000 नेट ऑफ लॉस गेन। बस हो गया खत्म, और कुछ है ही नहीं। यही क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स में। कुछ भी नहीं है तो मतलब समझ में आ गया आपको। 90% बच्चे को तो नहीं समझ आते, इसलिए तो क्वेश्चन पूछते हैं जानबूझ के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चों को एसी में डाउट रहते हैं। डाउट अब इसको इसलिए नहीं आता ना, एक तो आपको करेंसी पे पकड़ है, ध्यान से रखना। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट नहीं लगा तो आपको करेंसी पे पकड़ है, तभी आपको दिक्कत नहीं है। और उतना ही नहीं, आपको डिलीवरी पे भी पकड़ है। यहाँ तो बच्चे किस में घूम जाता है, स्क्वायर अप तक नहीं कर पाते सेम प्राइस पे। क्या करते पता है, फ्यूचर की स्क्वायर अप स्पॉट में करने जाता है। इतना तक क्लैरिटी नहीं होती डेरिवेटिव के अंदर, तो क्या कह सकते हो। चलो ये तो कहानी थी किसकी बताई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन में जाओगे तो कॉल पुट आएगी, अब फिर से 2 मार्केट आएगा, हाँ या ना। तो आप मुझे बताइए, अगर ये मान लीजिए एनएससी में होते तो कॉल लेते या पुट लेते? एनएससी में क्या लेते आप? कॉल बाई कर, याद रखना, राइटिंग करके कभी हेजिंग नहीं कर सकते, याद रखना। राइटर कभी मत बनना आप लोग, ना आर्बिट्रेजर में राइटर बनेंगे या ना डिलीवरी में राइटिंग करेंगे, क्योंकि राइटर के पास क्या होता है, अनलिमिटेड रिस्क होती है।
और अनलिमिटेड रिस्क के साथ कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब वो हेजिंग नहीं कर सकते। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। मैं इस पेज को थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि अगर आर्बिट्रेज होगा तो मेरा भी मूड कर रहा था आज कि देख ही लेते हैं। ये कितने की हो गई बताइए? 3 रुपये बढ़ी है बस, 29.83 का पहुंचा है, ठीक है। और इधर की इसकी प्रीमियम देखना 94 पे है, और इधर की प्रीमियम 50 का है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, वही 5-6 रुपये का डिफरेंस होगा ही मेरे हिसाब से। नहीं, गैप कम हो गई शायद, गैप कम हो गई, क्योंकि उधर 4 रुपये बढ़ गई ना, और बाकी प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आया है, वो 4 रुपये बढ़ गई है। ये देखो ना आप, स्पॉट प्राइस कितना पे पहुंच गया? 84 पे पहुंच गया ना, तो 6 रुपये की गैप थी ना, मेरे हिसाब से 4 की गैप पे आ जाएगी शायद। चेक करके देखते 1 मिनट के लिए, 1 मिनट लगेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम मैं खुद नहीं लगाना चाह रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये लो फटाफट करना, यहाँ पे कितना प्राइस पहुंचा? 2984 पे ना, 9 पे था, 2928 था, 2984 स्पॉट प्राइस माइनस पीवीएफ स्ट्राइक प्राइस है ना। स्ट्राइक प्राइस हमारा 2960 डिवाइडेड बाई 1.0065 है ना, और प्लस पुट की प्रीमियम, पुट की प्रीमियम कितना है बताइए? 50 रुपये की, तो ये आ गया आपका 50 रुपीज। निकालना है इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2984 माइनस 2960 डिवाइडेड बाई 1.0065, यार 2941 प्लस 50 कितना रहे? लो गैप हो गई ना कम, मैंने बोला ना गैप नहीं मिलेगा इतना। देखो कितने का मार्केट में प्रीमियम चल रहा है? 95 का, और आपकी फेयर कितना आ रहा है? 93 से 2 रुपये का गैप बचा। कल तक 6 रुपये दिख रहा था। हाँ अगर ये 6 से थोड़ा 7-8 पहुंच गया होता तो मैं करने का सोच रहा था आज, कोई बात नहीं, कम से कम कमाएंगे तो गवाएंगे भी तो नहीं। और ये ट्रेडिंग करके ये वीडियो बना के डाल सकते हैं कहाँ पे? यूट्यूब पे, उससे कमाई हो जाता 10-15 हज़ार। यही चलता है आज के रेट पे, नॉर्मल फंडा बना रखा है सबने। मान लीजिए यहाँ से कुछ कमाई ना भी हो, वीडियो अब डाल दो बस उस चीज़ों को, वो लोग देख के जो एड रेवेन्यू आएगा ना उससे ज़्यादा आ जाएगा। आजकल सब लोगों का फंडा ये होता है ना, कुछ लोग आते हैं ये चीज़ तोड़ फोड़ के दिखा रहा होता है, वो तोड़ फोड़ के दिखा रहा है, उनको पता है ये तोड़ने में जितना मेरे को नुकसान हो रही है ना, उससे ज़्यादा मेरे को वीडियो देख के लोग उससे एड रेवेन्यू आ रही है। सिंपल। अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी 2 ही रुपये मिलेगा, लेकिन हाँ ये सिस्टम बताने का उससे ज़्यादा मिल जाएगा ना जी। क्योंकि पहले बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि सर एक बार ऑप्शन का आर्बिट्रेज करके दिखा दो, ट्रेडिंग करके। तो ट्रेडिंग करके दिखाएंगे, यहाँ तो नो कमाई, नो प्रॉफिट, नो लॉस तो होगा ही नहीं ना। हाँ अगर एटलीस्ट कम से कम 5 रुपये प्रॉफिट हो जाता तो 250 मल्टीप्लाई बाई 5, 1200 रुपये मिलते। हाँ तो कोई बात नहीं, कम से कम उससे तो ज़्यादा ही मिल जाते एफडी से। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? अच्छा फिर आप, ये बढ़िया है। हाँ जी, खिलाड़ी बनते जा रहे हो आप लोग, चलो। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? कॉल पे ना। तो यहाँ देखना, डॉलर ट्रेड करना है तो डॉलर की कॉल बाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है यहाँ तक? ओके। और अगर एनवाईएससी में जाओगे तो रुपी का राइटिंग नहीं चलना है, राइटिंग नहीं चलेगा, बाइंग ही करना है आपको, पुट बाई करना पड़ेगा। ये समझ आया किसी को? जब आप मुझे बताओ रुपी बेचोगे, रुपी अगर बेचना है आपको तो बेचने का शर्त लो ना। अब आप रुपी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट क्या लेना पड़ेगा? पुट ऑप्शन। ये सब कुछ लिखा हुआ यहाँ देख लो। अब आप यहाँ पे चलिए, अब ये देखिए, अगर आपको ये वाले केस था हमारा, अभी हमारा ये केस था जिसमें डॉलर इसको क्या करना था बताइए? खरीदना था। तो देखो, या तो फ्यूचर बाई करेगा या कॉल बाई करेगा, ठीक है। और अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा वो, तो वहां पे अंडरलाइन क्या होगा बताइए? रुपी। होप समझ में आ रहा होगा। ये अंडरलाइन मतलब इंडिया में ट्रेड होती है डॉलर, और वहां पे क्या ट्रेड होती है बताइए? रुपी। इफ अंडरलाइन इज रुपी, तो जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में होगा, तो एक तो रुपी का फ्यूचर बेचोगे, या दूसरा काम क्या करोगे बताइए? रुपी का पुट बाई करोगे। अगर इसमें कोई डाउट ना हो तो दूसरे एग्जांपल पे चले, क्योंकि आपको रुपी बेचने का अधिकार लेना है। बेचने का अधिकार किस में मिलता है? पुट में। तो आपको यहाँ पे रुपी क्या करना पड़ेगा बताइए? पुट यहाँ पे बाई करना पड़ेगा।
दूसरा केस क्या बनता है बताइए? दूसरा केस बनता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट यानी कि हमें यहां से सामान हमने बेचा है तो हमारे पास पैसे क्या होगा बताइए? आएगा, पैसे यहां पे आएंगे। तो आप मुझे बताइए डॉलर रिसीव होने वाला है कब? 6 मंथ टाइम पे। तो 6 मंथ टाइम पे हम डॉलर बेचेंगे। तो अगर इंडिया की मार्केट होगा तो डॉलर खरीदना बेचना है तो हम लोग डॉलर को बेचेंगे, तो फ्यूचर सेल करेंगे। और डॉलर बेचने का अधिकार लेना हो तो पुट बाई करने पड़ेंगे। और अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गए तो उल्टा चलेगा, क्योंकि वहां रूपी में बात करना पड़ेगा। रूपी यहाँ क्या हो रही है बताइए? खरीद रहे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि रूपी का फ्यूचर बाई करूंगा। और बाई करने का अधिकार लेना है अगर, तो कॉल बाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। वही जो हमने अभी किया था ना, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्या कह रहा है ये। XYZ लिमिटेड इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस हाउस बेस्ड इन मुंबई। मुंबई का ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट हाउस है। कंपनी इनवॉइसेज इन कस्टमर्स करेंसी। मुंबई वाले कस्टमर के करेंसी इनवॉइस करता है, क्या मतलब है? इसका मतलब डॉलर में इनवॉइस बनाता है। आगे देखिए, इट्स रिसीट्स ऑफ $1 लाख इज ड्यू ऑन 1 सितंबर। देना कब है बताइए? 1 सितंबर। जानबूझ के 1 सितंबर डाला है, क्यों बताइए? क्योंकि 1 सितंबर को तो कोई भी फ्यूचर एक्सपायर होगा ही नहीं, तब डिलीवरी आपको 1 सितंबर को करने पड़ेंगे। मार्केट इंफॉर्मेशन एज ऑन 1 जून। आपको 1 सितंबर को डिलीवरी देनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है? एक्सपोर्ट है, तो क्या ये रिसीवेबल होगा? है ना? और कब किया था आपने एक्सपोर्ट? 1 जून को ही होगा ना ये। इसका मतलब मैं क्या बोलूं इसको बताइए? पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त और 1 सितंबर तो ही गया। क्या मैं इसको 3 महीने बाद का रिसीवेबल बोलूं? कितना है बताइए? $1 लाख हमारे पास बाहर से आने वाला है। तो अब मुझे बताइए, ये जो मिस्टर इंडिया ही है क्योंकि मुंबई का है, तो मिस्टर इंडिया के पास डॉलर आने वाला है, ध्यान से सुनना, $1 लाख आने वाला है। ये जाएगा एक्सचेंज में, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर क्या करेगा? वो बेचेगा। और यहाँ से क्या करेंगे? रुपी लेके आएगा। अब चलते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें। डॉलर INR स्पॉट रेट डेसिमल में चल रहा है, समझ जाओ। 1 रुपी का डॉलर तो होगा शायद। यही तो हमने बताया था, स्ट्रेंथ वाइज चलना है ना आपको इसमें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ तो कभी भी रुपी का ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रॉन्गर है, तो ये एक्सचेंज रेट दे दिया। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। देखो लॉट साइज क्या दे दिया, देखो आप लॉट साइज किस में दे दिए बताओ? इसका मतलब कहाँ की कहानी होगा ये? US की मार्केट होंगे। और तभी तो देखो ना वहां पे रुपी ट्रेड कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड रेट भी दे रहा है, जून की फ्यूचर भी दे रही है और सितंबर फ्यूचर भी दे रहा है। जून फ्यूचर काम का है क्या? जून फ्यूचर, जून फ्यूचर ये काम का है क्या हमारे लिए? नहीं है ना, क्योंकि आपको डिलीवरी कब चाहिए? 1 सितंबर को। तो जून तो एक्सपायर हो चुका होगा जून एंड में ही, जून का नहीं है ना। अब एग्जाम में क्या हुई थी देखना, ये सितंबर देना चाहिए था, ये दे दिया अगस्त, मई 23 में। ये रहा ना, मई 23 में क्वेश्चन आया हुआ है, मई 23 में। तो उसमें ये मिस्टेक था। अब उस मिस्टेक की वजह से मैं फिर से एक और नया क्वेश्चन डालूं, मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि बच्चे ने वहाँ पे इंटरप्रेट कर लिया, सब ने इंटरप्रेट कर लिया कि भाई ये मिस्टेक तो इंस्टीट्यूट की क्या है, आदत है, कर रखा है, करने दो, ठीक है। तो बच्चों ने जो अगस्त लिखा था ना, उसी फ्यूचर को क्या कर लिया, सबने यूज कर लिया और लिख दिया नोट, इन एब्सेंस ऑफ द सितंबर फ्यूचर वी अज्यूम्ड अगस्त फ्यूचर एज सितंबर फ्यूचर। क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, मार्क्स भी मिले, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? तो आप लोगों को भी पकड़ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने वो नया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं डाला है। अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले ये फ्यूचर हम लोग यूज करेंगे। मार्जिन, बट मार्जिन में क्या करा था उसने? मार्जिन में फिर सितंबर रखा था वहां पे, और यहाँ पे अगस्त भी रख दिया था फिर। और ये देखो अगस्त है। यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर लिए। क्या करा पता है?
कि उसका क्या मानना था कि मैंने अगस्त फ्यूचर यूज किया है ना, तो अगस्त का मार्जिन यूज करना चाहिए। वो गड़बड़ कर ली, क्योंकि आपको सितंबर फ्यूचर तो सितंबर में करना चाहिए था ना, तो सितंबर का मार्जिन लेते, क्योंकि ये आप अगस्त फ्यूचर नहीं यूज कर रहे हो, आप तो सितंबर मान के ही यूज कर रहे हो, तो आप ये सितंबर यूज करो ना। समझ में आ गया बात? तो यहां पे कुछ बच्चे अपना कॉमन सेंस जो नहीं लगाए थे वो गए थे। ठीक है, तो अब मार्जिन क्यों दे रहा है ये? मार्जिन इसलिए दे रहा है क्योंकि इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ेगा कुछ एडवांस मनी हमें, जिस पे आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा, और फिर इंटरेस्ट रेट भी दे रहा है वो ये अपॉर्चुनिटी लॉस निकालने के लिए। ऑन 1 सितंबर क्या कह रहे बताइए? देखो अब आपको पता है ना, डिलीवरी डेट पे जाके दोनों रेट देना पड़ेगा उसको, स्पॉट और फ्यूचर दोनों। तो क्या बोल रहा है कि देखो 1 सितंबर पे जाके स्पॉट रेट इतना हो गया और फ्यूचर का रेट इतना हो गया, देखो बस कितने की डिफरेंस है। अब कोई बच्चे बोले कि राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो गया, आंसर तो सेम ही है मेरा। होते बहुत बार बच्चे लोगों को बस ये चीज क्या होता है, यूज क्या कर रहे हैं, वो आंसर दिखाएगा, देखो उस बच्चे के भी इतना आंसर है, हमारा भी इतना आंसर है। आप मुझे बताइए इसमें आंसर में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, चुप करके बताओ। लेकिन अगर आपने इसकी जगह इसके यूज कर लोगे तो मैं राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस मानूंगा या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मानूंगा मैं? तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, कमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजियस फॉर XYZ लिमिटेड? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फॉरेक्स में पढ़ा हुआ है, मैं डिस्कशन नहीं करता। क्या यूज करोगे बताइए? 3 महीने वाले ये फ्यूचर यूज करो और सीधा 1 लाख की डिलीवरी लीजिए, अमाउंट आपके आगे खत्म। करेंसी फ्यूचर, हाँ ये मुझे बताना है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले, अब करेंसी फ्यूचर लेना है कितना लॉट में, रूपी मुझे खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा? मुझे रूपी खरीदने की बात करना पड़ेगा, यानी कि रूपी का फ्यूचर नहीं, कॉल तो है ही नहीं इसमें। रूपी का फ्यूचर क्या करूंगा बताइए? बाई करूंगा। कितने रेट पे बाई करूंगा? 0.02118 पे। नंबर ऑफ लॉट कोई बता सकते हैं मुझे? नंबर ऑफ लॉट कोई बता सकते हैं मुझे? क्योंकि लॉट निकालने के लिए पहले आपको रूपी अमाउंट चाहिए। अब रूपी अमाउंट नहीं है तो आप क्या करोगे बताइए? इसका पहले रूपी अमाउंट निकालोगे, लेकिन किस रेट से निकालोगे? क्योंकि हमें पता है कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्यूचर का ही रेट अप्लाई होगा, तो इसीलिए इस रेट पे कन्वर्ट करा के नंबर ऑफ लॉट निकालनी है आपको। तो मुझे बताइए, मुझे रूपी का अमाउंट निकालना है तो अमाउंट तो ज़्यादा होगा ना, तो ये डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया बताइए? 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.02118। ये देखो आपकी जो अमाउंट आ रही है ना, इक्विवेलेंट अमाउंट 4721435, और एक लॉट कितने का है बताइए? 4,72,000 का। तो 4,72,000 कितना आ गया बताइए? 10। अरे मजा आ गया, एग्जैक्टली 10 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गए। अब इतना फ्यूचर आपने बाई कर लिया, ये देखो मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। ये देखो हमने क्या कर लिया, देखो इतना अमाउंट अभी आपने निकाला था, ये देखो 10 लॉट आ गए, आ गए। अब कौन सी डेट पहुंचेंगे? सीधा 1 सितंबर पहुंचना। 1 सितंबर को अब क्या होगा बताओ? अब 1 सितंबर को क्या होने वाला है मैं बताता हूं यहीं पे, ठीक है? आप मुझे बताइए 10 लॉट रूपी फ्यूचर बाई किया था इतने पे, तो स्क्वायर अप करोगे ना, क्योंकि डिलीवरी तो होगा नहीं आपको, तो स्क्वायर अप करना पड़ेगा। फ्यूचर प्राइस पे स्क्वायर अप करोगे, तो क्या मुझे बताइए 1 सितंबर का फ्यूचर प्राइस अवेलेबल था क्या? ये रहा देखो। तो इतने पे क्या करोगे आप? बाई या सेल? सेल। तो देखो इतने पे हुई सेल, इतने पे हुई थी बाई। ध्यान से सुनना, ये हुई थी बाई और ये क्या हो रही है बताइए? सेल। दिख रहा है ना? अब पता चला कि इस दलदल में खोई गए कहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखता क्या होता है कि सारा अमाउंट सामने सामने होते हैं ना, तो मुझे बिना लैंग्वेज का काम चल जाता है। फ्रेश पेज में लिखूंगा तो सब चीज़ क्लियरली लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं रफली कैलकुलेशन कराया था, बाकी फेयरली तो घर पे जाकर ट्राई करिएगा एक बार। हाँ जी, लॉस हुआ या गेन हुआ? कितने का? क्योंकि आपने सेल किया है 3.4 पे, बाई किया था 1.8 पे, तो गेन हुआ है आपका 134,211। हाँ जी गेन है कितने का? 000
16, 4 डिजिट तो 16 कैसे आ जाएगा? अच्छा 5 डिजिट है, हाँ ठीक है। कितना? 16, ठीक है। अब ये कितने पे गेन है? एक क्या? ये डॉलर है, ये डॉलर है, याद रखना। ये देखो डॉलर इतना, डॉलर इतना, तो डॉलर में गेन है कितने के लिए? पर रुपी के लिए। आपके कितने लॉट थी? 10। तो पहले बताओ एक लॉट पे कितना गेन होगा? 0.0016 मल्टीप्लाई बाई 4,72,000, ये एक लॉट की हुई, और मल्टीप्लाई बाई 10। याद रखना ये लॉस गेन डॉलर में आएगा। 750.2 ये गेन हुआ है आपके जेब में, डॉलर ये भी आया है, और आपके पास ये भी डॉलर आया है। 1 सितंबर को ये भी डॉलर आया है, और ये भी डॉलर आपके पास आया है। ये आया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से, वो आया है सप्लायर, वो कस्टमर से। इसका मतलब मार्केट में अब क्या करोगे बताइए? स्पॉट पे जाके देखो, इतने डॉलर बेचोगे। समझ में आ गया बात? स्पॉट रेट पे देखो, पूरा अमाउंट ले लिया मैंने, और देखो स्पॉट रेट कितना है। अब ये देखो इस रेट पे बेचोगे 2133 पे, देखो 2133 पे बेचा हमने, इतना टोटल इनफ्लो आ गए। यही इनफ्लो है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। बस अब इसमें एक एडजस्टमेंट रह गई, किसकी? मार्जिन की, इंटरेस्ट की। क्योंकि आपने मार्जिन कितना दिया था बताओ? 15,000। ये 15,000 मार्जिन कितने के लिए होगा? एक लॉट के लिए, एक रुपी के लिए, या पूरे 10 कॉन्ट्रैक्ट के लिए? एक लॉट का होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 10 लॉट तो पता ही नहीं था, और एक रुपी का हो नहीं सकता। एक चीज यहां पे फायदा है, क्या पता है? मिस्टर इंडिया के लिए मार्जिन रुपी में दे दिया, तो कम से कम यहां की जो अपॉर्चुनिटी लॉस गेन है वो आपको डॉलर में नहीं निकलेगी, तो यहां पे बच गए, क्योंकि मार्जिन तो कुछ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो 10 लॉट में कितना मार्जिन जाएगा बताओ? 1.5 लाख का 8%, कितने दिन का मिस करोगे? 3 मंथ का, क्योंकि आपको 3 महीने बाद तो मार्जिन रिलीज हो जाएगी ना। तो कितने रुपए का नुकसान हुई बताइए? ये रहा देखो 3,000 का। तो इतना रिसीव हुआ, इसमें से 3,000 माइनस हो गया। यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इनफ्लो। अगर इतना समझ में आ गए तो बस कुछ है ही नहीं। ठीक है यहां तक? ओके, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपका सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ा क्या है इसमें ज्यादा है। फिर भी एक बार रीड करना चाहो कर सकते, कोई इशू नहीं। आइए देखिए, नाइट्रोजन लिमिटेड यूके का कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ निगोशिएटिंग। वैसे क्वेश्चन मैं आप लोग को डाल चुका हूं पहला ही टेस्ट में। बोलोगे पहला टेस्ट? फॉरेक्स की पहला टेस्ट, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, यही क्वेश्चन है। बोलोगे ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? बस एक ही चीज तो हटाना था उसमें से, फ्यूचर हटा दिया, बाकी सब रख दिया। जो हो सकता है कुछ लोग को याद नहीं आएगा, चलो घुमाता हूँ। वहाँ एक बड़ा सा लंबा नहीं बना रखा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर अकाउंट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, वो सब यही क्वेश्चन था, जिसमें इनवॉइस बनवाया था मैंने आपको बदल बदल के, वही क्वेश्चन है। नाइट्रोजन लिमिटेड यूके कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ निगोशिएटिंग एन ऑर्डर अमाउंटिंग टू यूरो 4 मिलियन। ये देखो टेस्ट 1 है ना आपका, ये देखो टेस्ट 2 में डाला था, टेस्ट 1 नहीं था, टेस्ट 2 था जिसमें बड़ा से एमसीक्यू बनाया था। ठीक है चलो पहुंचो पहुंचो पहुंचो, ये था ना? हाँ जी, तो कितने की ऑर्डर है बताइए? यूरो 4 मिलियन की, विथ अ लार्ज जर्मन रिटेलर इन 6 मंथ क्रेडिट। इफ सक्सेसफुल, this will be the first time Nitrogen Limited has exported goods into the highly competitive German market। ये कहाँ की है ये नाइट्रोजन लिमिटेड? एक यूके की कंपनी है। ये एक ऑर्डर है इनके पास, कितने मिलियन वाले? 4 मिलियन वाले, जो ऑर्डर कहाँ से आए हैं? जर्मन से। यानी कि जर्मन की एक होलसेलर ने ना इसको ऑर्डर प्लेस किया है, मतलब ये इसको क्या करने वाला है बताइए? इसको एक्सपोर्ट करने वाला है। ओके, अब क्या कह रहे? इफ सक्सेसफुल, अगर ये हो जाता है, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम नाइट्रोजन लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स इनटू दी
हाईली कॉम्पिटिटिव जर्मन मार्केट, जर्मन मार्केट में पहले बार एक्सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ कहानी बनाते हैं आपको टाइम वेस्ट कराने के लिए और कुछ नहीं है इसका। फॉलोइंग 3 alternatives आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन रिस्क बिफोर द ऑर्डर फाइनलाइज्ड। इनवॉइस द जर्मन फर्म इन स्टर्लिंग यूजिंग द करेंट एक्सचेंज रेट टू कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। मतलब वो कह रहे कि एक्सपोर्ट जो कर रहे हो ना, जो आपकी ऑर्डर कितने की बताइए 4 मिलियन की, तो आप एक काम करना, इनवॉइस ही बना देना आप पाउंड में। और पाउंड में अगर इनवॉइस बना दोगे तो बाद में आपके जेब में क्या आएगा बताइए, पाउंड, और यूके के जेब में क्या आ जाएगा, पाउंड। तो कोई रिस्क बचेगा ही नहीं, फिर उसके पास हो गया काम खत्म, हेजिंग हो गई एक तरीके से। हाँ जी, क्या बोला मैंने अभी बताओ, क्या पाउंड में इनवॉइस बन जाए तो रिस्क है क्या? पाउंड यूके का है, एक्सपोर्टर कहां से है? यूके से। यूके से क्या रिस्क रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या हेजिंग का एक ऑल्टरनेटिव ये भी हो जाता है? हेजिंग का एक ऑल्टरनेटिव ये है कि इनवॉइस आप यूरो में मत बनाओ, इनवॉइस किस में बना लो। अब यहां दिक्कत क्या होती है करेंसी कन्वर्जन में, कि सर हम बिड रेट से कन्वर्ट करें या आस्क रेट से। देखता हूं कितना कॉमन सेंस लगा पाते हो। ये देखो स्पॉट रेट यहाँ पे दे दिया है। जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज नहीं पढ़ा है वो थोड़ा देर के लिए दिमाग बंद कर लेना, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आएगा। क्या रेट लिखा है इसका मतलब समझा सकते हो कोई मुझे? पाउंड 1 इक्वल टू यूरो समथिंग है, यही है ना? अच्छा, अभी इसको भूल जाओ क्या है। अब मुझे बताइए पाउंड का रेट गिवन है, यूके के जेब में पाउंड आ रहा है, तो पाउंड तो कन्वर्जन ही नहीं कराना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं कि बिड अप्लाई करूं या आस्क? कहते कि देखो आप जो कन्वर्ट कर रहे हो यूरो को कन्वर्ट कर रहे हो ना आप, एक तरीके से जब इनवॉइस बनाओगे पाउंड में तो इसी एक्सपेक्टेशन से बनाओगे कि जब यूरो होता तो हम क्या कर रहे होते, उसी हिसाब से कन्वर्जन करनी पड़ेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन बन जाता है जहां पे कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ जाते हैं बच्चों को। क्यों कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ जाती है? कहते सर इनके जेब में तो पाउंड आएगा ना, ये कन्वर्जन कराएगा ही नहीं। हम भी मानते कि कन्वर्जन नहीं कराएगा, लेकिन पहले अमाउंट अमाउंट तो निकाल लो, पाउंड का अमाउंट ही नहीं पता आपको। इनवॉइस जब बनाने जाओगे तो एक इनवॉइस में एक अमाउंट तो डालोगे ना पाउंड की, आपको वो पाउंड की अमाउंट ही नहीं पता है। आपकी अमाउंट किसकी पता है? यूरो को। इसका मतलब इस यूरो के अमाउंट को किस में कन्वर्ट करना है? पाउंड में। तो आप ये अज्यूम करके चलो कि आपके पास यूरो है तो यूरो आता, फिर आप बैंक में जाते, फिर आप यूरो देते और यहां से फिर पाउंड लेके आते। अब आप मुझे बताइए किसकी रेट है ये? पाउंड की। और यहाँ पे देखो बैंक क्या कर रहा है, बेच रहा है, आस्क रेट अप्लाई होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे ये रेट से कन्वर्जन होगी। एक इसका यूनिक पॉइंट ये था इस क्वेश्चन में, और बाकी और कुछ भी नहीं है। अब कहता है कि ऑल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग द जर्मन फर्म इन यूरो, कहते हैं कि कोई बात नहीं यूरो में इनवॉइस बना दो। इनवॉइस किस में बना लो बताइए? यूरो में। एंड यूजिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हेज द ट्रांजेक्शन रिस्क। अब फॉरवर्ड रेट यूज कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फॉरवर्ड तो ऑलरेडी बताइए आपको। तीसरा कहता है क्या करो बताइए, इनवॉइस द जर्मन फर्म इन यूरो, कोई बात नहीं जाने दो, इनवॉइस उसी में रहने दो, किस में? यूरो में। एंड यूज सफिशिएंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर। याद रखना अब क्या यूज करना है आपको, फ्यूचर। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर मार्केट में ट्रेड क्या हो रहा है। ये देखो फ्यूचर की लॉट साइज है पाउंड में, इसका मतलब मार्केट में क्या ट्रेड हो रही है, पाउंड। और आपके जेब में आ क्या रहा है? ये तो खत्म हो गया पहला पॉइंट में। आपके जेब में क्या आ रहा है बताइए? क्योंकि आपने इनवॉइस बनाया है यूरो में, आपके जेब में आ रहा है यूरो। आप बैंक के जाके बोलोगे कि यूरो मुझे बेचना है, लेकिन यहाँ जो ट्रेड हो रही है ना वो क्या, पाउंड। इसका मतलब आपने मार्केट जो है ना, यूके की मार्केट नहीं है ये। यूके के मार्केट में पाउंड ट्रेड नहीं होती, जैसे इंडिया के मार्केट में रूपी में कभी ट्रेड नहीं होता है। देखा है कभी इंडियन मार्केट में चले जाओ तो 4 लाख का रूपी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? नो। इसका मतलब कहीं ना कहीं अलग मार्केट है ये। इसका मतलब आपको यूरो में कॉन्ट्रैक्ट करना है, सॉरी पाउंड में। तो पाउंड आपको क्या करना है बताइए बाई। क्या एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बन गया जो ऊपर किया था? अब पाउंड आपको बाई करना है, यानी कि पाउंड फ्यूचर बाई करना है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कितना फ्यूचर बाई करोगे।
तो फिर क्या करोगे बताओ, फिर कन्वर्जन करोगे लॉट निकालने के लिए, ठीक है। और उसके लिए कौन सी रेट अप्लाई करोगे, फ्यूचर रेट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है ना। तो जो फ्यूचर रेट होगा, ये देखो 6 मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इस रेट से पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे। और 6, अब क्या होगा बताइए, अब कौन सी रेट आएगा फिर, अब एक्सपायरी आएगा। और एक्सपायरी पे दोनों सेम होता है कि नहीं होता है, स्पॉट और फ्यूचर। यहां पे क्वेश्चन सही लिखा है कि देखो स्पॉट रेट, लेकिन ये लैंग्वेज गलत कर दिया, 6 मंथ वर्ड नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक्सपायरी डेट पे वो फ्यूचर 6 महीने फ्यूचर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ है, क्योंकि इससे पहले भी एक मिस्टेक कराते हैं, याद होगा आपको, राइस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे मिस्टेक था, व्हीट वाले में, ठीक है। वही मिस्टेक यहां भी कर रहा है। वो कह रहे कि स्पॉट रेट और 6 मंथ का फ्यूचर रेट दोनों ये चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें थोड़ा ना करेक्शन करनी है। हम बोलेंगे कि हाँ एक्सपायरी डेट पे स्पॉट और फ्यूचर दोनों सेम चल रहा है, मतलब जो आपने फ्यूचर बाई किया था ना, फ्यूचर को सेल भी करोगे इसी रेट पे और डिलीवरी लोगे भी इसी रेट पे, तो हो गया सब कुछ सेम क्वेश्चन। तो हमारा इस 20 का सीरीज भी खत्म हो जाता है। अब इसमें अच्छा 3 क्वेश्चन इसके अंदर, और टाइम है 10-15 मिनट की, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, 10-15 मिनट है हमारे पास। जिनको लेट होगा बता देंगे, मैं उनको अलग से, वैसे मैं बैकअप तो दे ही दे रहा हूँ अभी डेली बेसिस पे आप लोगों को कंटेंट ब्राउजर पे वीडियो आ जाता है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा किसी ने कुछ पूछा था, मैंने देखा ही नहीं, क्या बोल रहा है सर, वो नेट ऑफ कैसे हुआ वो बता दो। ये तो बहुत देर पहले का था, 25 मिनट पहले, अब पता ही नहीं चला कहाँ पे था। नेट ऑफ तो हमने कहाँ पे किया था बताओ, वो तो 22 से ही किया था ना। नेट ऑफ ये वाले नेट ऑफ की बात कर रहे होंगे, यहाँ की जो नेट ऑफ हो रही थी ना यहाँ पे, ये वाले, कि हमने फ्यूचर बाई किया था तो ये फ्यूचर सेल कर रहे होंगे, शायद यहीं की बात कर रहे होंगे नेट ऑफ की। अब चलो गया, अब आप फोन कर लेना, ठीक है, कौन सी नेट ऑफ थे पता नहीं। चलो पहले इसको कंप्लीट करते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 ए, सन लिमिटेड अ इंडियन कंपनी, अब ये ऑप्शन में याद रखना, अब ऑप्शन के अंदर डिलीवरी लेंगे हम लोग। वैसे इस पूरे 21 ए में तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आराम से आप कर लेते हो, इसको मैंने अभी बताऊं तो चलेगा। हाँ इसमें दम है, किसमें, 21 बी में, ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं कि सन लिमिटेड अ इंडियन कंपनी विल नीड 5 लाख इन 90 डेज। एक काम करते हैं, कम से कम क्वेश्चन तो रीड कर ही लेते हैं। सन लिमिटेड को कितने पैसे चाहिए बताओ, 5 लाख। क्यों लेगा वो सन लिमिटेड 5 लाख, किसी को देना पड़ेगा, किसी को देना होगा ना उनको, यानी कि ये किसी को देने के लिए $5 लाख क्या करता है, ले रखा है, कितने दिन पे, 90 डेज पे। इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, स्पॉट रेट चल रहा है 71 का, फॉरवर्ड रेट चल रहा है 73 का डॉलर के लिए, 90 डेज का डिपॉजिट रेट, यहाँ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन के अंदर इंस्टीट्यूट ने 90 डेज का रेट इतना ज्यूम करा हुआ है, समझ में आ गई कुछ बात। ये जो रेट है ना पर एनम नहीं लिया हुआ है, बट कोई बात नहीं, आप पर एनम भी लोगे तो मार्क्स मिलेंगे मेरे हिसाब से। वैसे अब अगर एग्जाम में आएगा तो उसको कहीं ना कहीं ठीक ठाक करके देगा या नहीं देगा पता नहीं। वैसे स्टडी मैट में है क्या, ये है, इसको स्टडी मैट में करेक्शन कराने के लिए ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहुंचे, तो ये दे दिया। अब क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर। अच्छा, डॉलर की कॉल ऑप्शन जो कि 90 डेज पे एक्सपायर हो रहा है, उसकी एक्सरसाइज प्राइस है 74 की। देखो स्पॉट कितने की है, 71, तो 71 के सामान को 74 पे खरीदने का अधिकार ले रखा है आउट ऑफ द मनी, और कह रहे कि प्रीमियम 10 पैसे। हाँ तो प्रीमियम तो 10 पैसे ही होगा, यानी कि इसका मतलब क्या खरीदा बेचा जा रहा है यहाँ पे, डॉलर खरीदा बेचा जा रहा है, क्योंकि अगर रुपी खरीदा बेचा जा रहा होता ना तो प्रीमियम डॉलर में जाता। सोच के आप देखो, जो सामान खरीदते बेचते हैं उसमें कभी प्रीमियम नहीं पे करते, प्रीमियम हमेशा प्राइस में पेमेंट होती है। आज यहाँ पे प्रीमियम रुपी में पेमेंट होती है। अगर यूएस वाले प्रीमियम पे करेगा ना, किस करेंसी में, वो डॉलर करेंसी में, यूएस वाले। तो इतना, अगर प्रीमियम कितना हो गया बताइए, 0.10। सन लिमिटेड हैज फॉरकास्टेड द स्पॉट रेट फॉर 90 डेज एज बिलो, मतलब 90 दिन बाद क्या होने वाला ये इसने फॉरकास्ट कर लिया।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी वुड बी मोस्ट प्रिफरेबल टू सन लिमिटेड? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जानते हैं, मनी मार्केट हेज फॉरेक्स में पढ़ा था। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये बस बतानी है अभी, क्या करोगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोई बता सकते हैं मुझे? पहले तो कॉल बाई कर लो, चलो कॉल बाई कर लिया क्योंकि इसको डॉलर बाई करना था ना, और क्या देना था बताइए, रुपी देना होगा शायद, रुपी में रेट चल रहा है तो रुपी, तो इसने क्या कर लिया, कॉल बाई कर लिया। सन लिमिटेड ने क्या किया बताइए, कॉल बाई कर लिए, कॉल बाई किया, कितना प्रीमियम पे किए, 10 पैसे प्रीमियम पे कर दिए। अब सबसे पहली बात, कितना लॉट लेगा, इस क्वेश्चन के सबसे अच्छी बात क्या है, लॉट दिया ही नहीं है। हाँ तो नहीं दिया तो जितना जरूरत उतना हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, कॉल बाई करने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, एक्सपायरी पे पहुंचो, एक्सपायरी पे। अब एक्सपायरी पे जब पहुंचोगे तो देखो, आज आपने स्ट्राइक कितना रखा बताना, 74 का। अब यहाँ पे प्राइस 74 के ऊपर भी हो सकता है, 74 के नीचे भी हो सकता है। उसने क्या कर दिया पता है, इतने सारे प्राइस दे दिए, 72.50 कि 73 भी हो सकता है और 74.5 भी हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, एक्सपायरी आ गया, आपने कॉल ऑप्शन ले रखा है, ले रखा है ना कॉल ऑप्शन, तो जब एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज तो होगा ना, कहां पे एक्सरसाइज होगी, इस पे एक्सरसाइज होगी, और यहां लैप्स होगा, यहां भी लैप्स होगा। लेकिन आपको एक्सरसाइज होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? अब यहां दो चीज है कि मैं पे ऑफ लूं और फिर मार्केट में बाई करने जाऊं डॉलर, तो पे ऑफ लूंगा इसी रेट से और डॉलर बाई भी करने जाऊंगा इसी रेट से, चेक करके देख लो आप। तो चलो एक काम करते, पहले पे ऑफ ले लो, कितने का पे ऑफ आया बताओ, नो इसमें 0.50, क्योंकि आपने कितने में खरीदा बताओ, 74 पे। यहां क्या होगा बताइए, 0 एंड 0। लेकिन अभी डिलीवरी हुई नहीं ना आपके पास, आपको डिलीवरी चाहिए ना, आपको तो पे ऑफ से काम ही नहीं चलेगा आपका। कोई बात नहीं, डिलीवरी ले लो, बाई करो डॉलर। बाई कहाँ करोगे डॉलर बताओ, मार्केट में कितने में बाई करोगे, 72.5 पे बाई होगी, बताइए क्यों? एक्सरसाइज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई ना। एक्सरसाइज क्यों नहीं किया, लैप्स क्यों किया आपने? क्योंकि वो बेनिफिशियल नहीं था 70, क्योंकि एक्सरसाइज करते तो 74 में खरीदना पड़ता ना डॉलर आपको, तो आप 74 पे क्यों खरीदोगे जब मार्केट में कितने में मिल रही है? बट आपको तो डिलीवरी लेना था ना, तो डिलीवरी लो ना, आप कितने पे लोगे, 72.50 पे। यहां पे भी डिलीवरी लो, 73 पे लेना पड़ेगा। हाँ इफेक्टिव कॉस्ट ज्यादा आएगा क्योंकि वो आपने 10% का प्रीमियम भी दे रखा है आपने, तो वो देख लेंगे बाद में। हाँ जी, यहाँ पे नो, यहाँ 74 की आएगी, नहीं नहीं, बाई तो 74.5 पे, सॉरी बाई तो आप तो पे ऑफ ले लिए ना, इफेक्टिव कॉस्ट 74 आएगा ना, लेकिन मार्केट में तो 74.5 पे ही बाई करोगे ना, ये तो ले लिया ना आपने। हाँ इन दोनों को नेट करके आपकी कॉस्ट कितना आएगा, 74 का। तो हमें पहले से ही पता था कि कॉल जब एक्सरसाइज होती है तो स्ट्राइक प्राइस एप्लीकेबल होती है, तो एक्सरसाइज हुई तो स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाई किया। तो ये देखो ना, आप 50 पैसे का पे ऑफ रिसीव किया और डॉलर का डिलीवरी लिया 74.5 पे, तो 50 पैसे रिसीव किया और 74.5 पे किया डॉलर खरीदने के लिए, तो कट कटा के जेब से कितना गया, 74। और अब आप मुझे बताइए, आपको डॉलर खरीदने का कॉस्ट 74 आएगा, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, जल्दी बोलो। ये देखो, आपको 74 का नेट रेट आने वाला है क्योंकि इतना पे ऑफ और इतना रिसीव हो गया, तो 24। इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड के अंदर और स्टडी मैट में क्या किया मैं बता दूं आपको, ये दोनों लाइन गैप करके सीधा ये ले लिया है। कहता है कि देखो, लैप्स हो गई तो मेरा 72.5 पे बाई होगा, लैप्स हो गई तो 73 पे बाई होगा, और एक्सरसाइज हो गई तो 74 पे बाई होगा। आंसर वही आएगा लेकिन लॉजिकली वो गलत हो जाएगा, बताइए क्यों? क्योंकि लॉजिकली तो बाई होता ही नहीं ना एक्सचेंज में, इसीलिए मैंने इस तरीके से प्रेजेंट करके दिया है। आपको मैं बता दूं, एग्जाम में ये दोनों पॉइंट, दोनों कॉलम को स्किप कर सकते हो आप,
समझ में आ गया बात? इन एग्जाम यू कैन स्किप। क्या स्किप करोगे? दीज टू कॉलम पूरा पूरा नहीं स्किप कर देना, यहां से लेके यहां तक को स्किप कर सकते हो, ठीक है? और सीधा ले लो नेट रेट, अब बस हो गया, आ गया। लेकिन प्रीमियम भी तो दिया था ना, तो प्रीमियम पे क्या करोगे? प्रीमियम कब पे किया था? 0 पीरियड पे। और ये सब काम कब हो रही है? एक्सपायरी पे। तो क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम तो निकल गया ऊपर, ये रहा। प्रीमियम कहाँ गए? प्रीमियम कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? ये रहा। अरे क्यों नहीं मिल रहा? अरे मिलेगा, छोड़ो ना, कहीं तो होगा ही। ये रहा। प्रीमियम कितना पे कर रहे हो? लेकिन ये 50,000 कब पे कर रहे हो? याद है ना, यहाँ पे 50,000 की प्रीमियम यहाँ पे की हो और बाकी यहाँ पे हो रही है। दो डिफरेंट डेट के अमाउंट को एडलेस नहीं करते, तो इसको पहले कहाँ ले जाना है? फ्यूचर में। तो ये देखो, फ्यूचर में ले जाके हमने प्रीमियम ऐड कर दी। तो अब आपका टोटल कॉस्ट कितना है बताओ डॉलर खरीदने का? डॉलर खरीदने का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले आप एवरेज कर लो, इतने पे खरीदेंगे तो इतने पे खरीदने का कॉस्ट इतना आ गया, और वो 53,000 और ऐड कर दो। तो ये देखो 53,000 ऐड कर दिया। कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? ये रहा। यही था आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? और बाकी जो ये दो क्वेश्चन है 21B और 21C, इवन सी तो आसानी है क्योंकि इसमें भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा इसमें लैंग्वेज में घुमा रखा है और इसमें तो कुछ नहीं है। चलो देखते हैं एक बार ये भी। आइए देखिए, बेस्ट ऑफ लक पहले ही बोल रखा है आपको कि बेस्ट ऑफ लक इस क्वेश्चन के लिए। मैं पूरे कह सकता हूँ पूरे सीरीज में इतना दमदार कोई क्वेश्चन नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ रहे हैं ना, तो वो छोड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि नुकसान कितने मार्क्स की है? सिर्फ 5 मार्क्स, और टाइम बचेंगे 40 मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन 40 में अगर आप पूरा प्रॉपरली सॉल्व करोगे ना लैंग्वेज के साथ, हाँ एग्जाम में लैंग्वेज स्किप करो 30 मिनट्स में हो जाए। 30 मिनट से पहले अगर कोई कह रहे हो ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो और कुछ नहीं होने वाला है। इतना दमदार क्वेश्चन है। और कितना लगा रखा है? 5 मार्क्स। मतलब वो सीधा कहते देखो बेटे आधे घंटे बचाओ, कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। आलसी हो गए ये बहुत ज्यादा, स्किप नहीं करेंगे, अभी तो पढ़ेंगे। और अगर 20 मार्क्स आ गया तो कैसे छोड़ दोगे आप? सीधा 80 पे आ गए फिर आप। मतलब मैं हमेशा क्या कहता हूं, अगर डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन कम मार्क्स में आते हैं ना, आपके लिए बोनस है। वो क्यों आ रहा है पता है आपको? वो सीधा कहते हैं टाइम बचाओ, छोड़ दो। 5 मार्क्स जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर बाकी सब सही होगा 90 मार्क्स तब भी आ जाएगा। 80 मार्क्स किसी के आ जाते हैं ना, तो उनकी पैर जमीन पे नहीं होते, वो ऊपर ऊपर ही भाग रहे होते हैं, ऐसे समझ जाओ आप। वो किसी से बात भी नहीं करते सही से, इवन टीचर से भी नहीं बात करते वो। एक दो बार हो रखा है, 90 मार्क्स लाया हुआ, बताते कौन से दिन पे है? तीसरे दिन पे जाके। हद है भाई। चलो वापस आते हैं। वो एक बार हो रखी थी ना एक बच्चों के साथ आईफोन को लेके, वो तीसरे दिन पे बताया था। चलो बेस्ट ऑफ लक। लंदन विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ कितना बताओ? यानी कि डॉलर, चलो BOL बोल, बच्चा नहीं है। बेस्ट ऑफ लक बोल, कहाँ का है? लंदन का है। कहीं ना कहीं इसकी अपनी करेंसी जो होगी ना, पाउंड होगा। मेक अ पेमेंट ऑफ डॉलर समथिंग, यानी कि इसको डॉलर पेमेंट करनी है। हमें नहीं लगेगा आधा घंटा, हमें तो 10 मिनट में हो जाएगा। 897 इन 6 मंथ टाइम। कब पे करना है? 6 मंथ पे। एग्जाम में भी ये सब बना लिया करना। समझ में आ गया बात? कुछ लोग कहते हैं कि सर इस सब की वजह से मार्क्स कट जाए तो, अरे इतने धोखे में क्यों जीते हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। ये देखो 90 मार्क्स वाले कहाँ गए भाई? 90 मार्क्स वाले ये देखो कैसे, जो हम लोग को लेट कैंसिलेशन आती है, लेट कैंसिलेशन, मैं कहता हूँ ना डायग्राम बनाना है, भूल गए क्या? फॉरेक्स की लेट कैंसिलेशन बिना डायग्राम का जाते हैं क्या हम लोग? इंटर बैंक बैंक,
कुछ लोग कहते हैं सर कैसे बनाएंगे, टाइम लग जाता है। इसने भी बना रखा है देखो, बट इसने शॉर्ट शॉर्ट करके बनाया, बैंक तो लिखा भी नहीं, बस एरो एरो लगा लिया है। जो जो काम की बस, हाँ क्योंकि काम की चाहिए मुझे। और कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं समझ आएगा से एग्जामिनर को तो मार्क्स नहीं देगा। क्यों नहीं मिल रहा है, एक सेकंड मिलेगा, थोड़ा तसल्ली से देख लेता हूं। इतना छोटा सा बनाया है ना कि देख भी नहीं रहे दूर से। अच्छा टाइम नहीं है हमारे पास अभी, नहीं ना। ये देखो पहला ही क्वेश्चन बनाया उसने। अब मुझे बताओ किसको समझ आएगा ये। तो क्या उसने अपने समझने के लिए बनाया है ना, बट आगे जो है रेट बस सही होना चाहिए। देखो डिफरेंस डिफरेंस सही होना चाहिए, आपको याद है कुछ, दो रेट डिफरेंस लेना है, लॉस गेन निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, वो सही होना चाहिए ना। बस हो गया काम खत्म। अब आप बोलो कि समझ में आना चाहिए, अरे एग्जामिनर को समझाना नहीं, खुद समझो। बाई करना है, सेल करना है, कितने पे लेके जाना है, वो सब बस लिख लो, काम खत्म आपको अपने हिसाब से। चले यहाँ पे, कहाँ थे बोल बच्चन, क्या कर रहा है बताइए। इट्स अक्टूबर, आज हम कितने पे, 1 अक्टूबर पे। कंपनीज कंसिडरिंग द वेरियस चॉइसेस इट हैज इन ऑर्डर टू हेज इट्स ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। बहुत सारे चॉइस है इनके पास। अब ये देखो एक्सचेंज रेट दे दिया, ये किसकी एक्सचेंज रेट है बता सकते कोई मुझे। इतना समझदार है, आपको समझते हैं एग्जामिनर कि कहते देखो कहीं पे पाउंड आ भी नहीं रहा है और कहते आप समझ जाओ, बस यहाँ पे एक बार पाउंड आ रही है। और वैसे भी ये कहाँ से थे बताइए, लंदन से था, तो एक करेंसी पाउंड ही होगा, या जमसन ले लिया। कहीं पे नहीं है पाउंड, देखो ना कहीं पे लिखा ही नहीं है, कहते आप समझ जाओ ना कौन सी करेंसी का रेट होगा, ये पाउंड का रेट है। हाँ यहाँ पे जाके हिंट मिल जाता है जब उसने एक्सरसाइज प्राइस दिया है। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो स्पॉट रेट दे दिया, फॉरवर्ड रेट दे दिया, मनी मार्केट का रेट दे दिया। फॉरेन करेंसी ऑप्शन प्राइस 1 यूनिट इज पाउंड टू 12,500। लॉट साइज है ना ये, इसका मतलब मार्केट में जो कॉल पुट ट्रेड हो रही है इस करेंसी का। अब मुझे बताइए बोल बच्चन को क्या करना है, एक्सचेंज में जाना है और वहां से डॉलर खरीदना है और पाउंड देना है। और किया क्या इसने, मार्केट में जो लॉट चल रही है ना वो इसी का चल रहा है, हद कर दिया भाई। यूके में तो डॉलर ट्रेड होगी ना, लंदन में क्या ट्रेड होगा, डॉलर। लेकिन देखो इसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसका दिया, उसने पाउंड का। वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि यूएस मार्केट में गया है वो, यूएस मार्केट में ही पाउंड ट्रेड होगी ना, और पाउंड ट्रेड करने के लिए प्राइस क्या जाएगा, डॉलर। ये देखो ना आप ध्यान से, ये देखो डॉलर में प्रीमियम जा रही, देखो डॉलर में प्राइस है पाउंड की, तो पाउंड कहाँ ट्रेड होता है बताना, इंडिया में रूपी ट्रेड होता है। फॉरेक्स जिसने पढ़ा है उसका पकड़ आएगा। अब फॉरेक्स में गड़बड़े तो जाओ आप, फिर आप हेवन करो, ये सारा चीज हमने फॉरेक्स में पूरे ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम लगा के बता रखा है सारा चीज। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के लिए क्या यूज किया जा रहा है, मतलब मार्केट में ना पाउंड ट्रेड हो रहा है, ये पहली बात समझ में आ रहा है आपको। तो आप मुझे बताइए बोल बच्चन को क्या करना पड़ेगा, पाउंड बेचने की बात करना पड़ेगा, पुट खरीदना पड़ेगा उसको। देखो क्वेश्चन में कॉल भी दे रखा है और पुट भी दे रखा है, कॉल घुमाने के लिए दिया है आपको, कॉल यहाँ यूज नहीं होगा। यहाँ क्या यूज होगा बताइए, पुट ऑप्शन। और अब मुझे बताइए पुट बाई करोगे, इतना तो क्लियर हो गया, किसका पुट बाई करोगे, पाउंड का, बाई पुट ऑफ पाउंड। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब आप मुझे बताइए पाउंड का पुट बाई करोगे इतना प्रीमियम पे करोगे, हाँ या ना। अब यहाँ तो लॉट साइज में चल रही है ना कहानी सारी, कितना लॉट लूं मैं, अब लॉट तो निकालने के लिए मुझे पाउंड की अमाउंट चाहिए पहले, क्योंकि पाउंड ट्रेड हो रही है ना यहाँ पे। तो पाउंड की जब तक अमाउंट ना आ जाए आपको, तब तक तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आएगा आपको। तो मुझे बताइए कितना कॉन्ट्रैक्ट लूं मैं, अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। किस रेट पे, फ्यूचर नहीं है ये ऑप्शन है।
ऑप्शन को अगर एक्सरसाइज होगा तो किस पे यूज होती है? स्ट्राइक, स्ट्राइक पे होगी। यही सब तो मिस्टेक करते हैं क्योंकि आप ऑप्शन बाई कर रहे हो। तो अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो, किस लिए बाई कर रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वो पुट बाई करने का मतलब मार्केट नीचे जाएगा। किसकी रेट नीचे जाएगी? पाउंड की। पाउंड की रेट नीचे जाएगी मतलब डॉलर की रेट ऊपर जाएगा, और डॉलर आपको खरीदना है, डॉलर से आपको नुकसान हो जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि आप जो पुट ले रहे हो पुट बेनिफिशियल होगा, और पुट अगर बेनिफिशियल होगा तो एक्सरसाइज होगा, और एक्सरसाइज होगा तो क्या रेट अप्लाई होगा? स्ट्राइक रेट। इस अजम्पशन से यहाँ पे क्या होता है? कन्वर्जन होती है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगे कि जब आप लॉट साइज निकालोगे तो किस रेट पे करोगे? एक्सरसाइज रेट पे। जैसे आप जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वहां पे लॉट कैसे निकाल रहे थे? फ्यूचर के प्राइस से। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट से आपको निकालना पड़ेगा। मतलब कितना रेट चल रही है बताइए? हैवी हो गई? हाँ, इतना भी हैवी नहीं है, एक बार ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। 0.70, 1.70। एक ही चीज तो याद रखना है, आप जो शर्त ले रहे हो वही एक्सरसाइज करोगे ना एक्सपायरी पे, क्योंकि तो शर्त है। जब शर्त आज लगा लिया तो फ्यूचर पता है क्या होने वाला है आपको। जैसे फ्यूचर में शर्त लगाए तो फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर रेट पे कन्वर्ट करके आज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लो आप। जब आप पुट बाई कर लो तो आपको पता है पुट बाई कर रहे हो तो इसीलिए ना कि वो एक्सरसाइज हो सकता है, तो एक्सरसाइज कर दो, कोई बात नहीं। वैसे नहीं भी हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, हम तो एक्सरसाइज करके चलेंगे। तो इतने रेट पे कन्वर्ट करो। कितना अमाउंट है बताइए? डॉलर अमाउंट इतना है। अब मुझे बताइए, 1 पाउंड का डॉलर इतना है। डॉलर क्वांटिटी ज़्यादा है, पाउंड की क्वांटिटी क्या है बताइए? कम है। और ये डॉलर की क्वांटिटी है, मतलब पाउंड की क्वांटिटी कम आएगा, याद रखना आप। तो इसकी अगर मैं पाउंड निकालूं कितने पाउंड बनेगा, तो ये स्ट्राइक रेट पे करूंगा मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैं ऑप्शन पे चल रहा हूं, मैं भी ऑप्शन को डील कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ डील नहीं कर रहा मैं। बाकी सब अपना करते रहिएगा, फॉरेक्स में बता रखे आपको, ठीक है। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 3,64,897 डिवाइडेड बाई 1.7। ये अमाउंट जो आएगा ना आपका, ये आएगा आपका 214,645। अब एक लॉट कितने के बताओ? 12,500 के। तो मैं डिवाइडेड बाई करता हूँ 12,500, तो नंबर ऑफ लॉट आएगा 17.17। अब या तो 17 कॉन्ट्रैक्ट लो या तो 18 कॉन्ट्रैक्ट लो, कितना लेना पसंद करोगे? 17 भी अच्छा राउंडिंग ऑफ करके कर सकते हो। देखना यही क्वेश्चन आगे भी है 21 का सी। इसमें देखो क्या लिखा है आगे। फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय दी ऑप्शन। बोलोगे ये कहाँ पहुंच गए? मान लो वही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है मान लो, और ये लैंग्वेज में पढ़वाता हूं। उसी क्वेश्चन में अगर ये लैंग्वेज होता तो क्या करते, देखो आप। फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड, अनकवर्ड समझते हो? कुछ पोर्शन अनकवर्ड रहेगा, ठीक है। इसका मतलब आप 18 नहीं ले सकते। अगर आपने 18 ले लिया ना तो अनकवर्ड कुछ भी नहीं है। इतनी इतनी लाइन से फर्क पड़ जाएगी आपको। बोला है ना रिमाइंडर। अब आप मुझे बताओ, मान लीजिए 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो क्या होगा बताओ? अगर आपने 17 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मतलब कुछ चीज मतलब क्वांटिटी कम हो गई अब आपकी। अब इसमें कम हो जाएगा तो आपको कम पाउंड बेचना पड़ेगा, तो कम डॉलर मिलेगा, तो कुछ पैसे रह गया जो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पॉट से खरीदने पड़ेंगे। जब आप 17 कॉन्ट्रैक्ट लोगे ना तो आपकी डॉलर की शॉर्टेज होगी, क्योंकि आप भूल ही जाते हो कि डिलीवरी भी करनी है। दिमाग में क्या चलते रहना चाहिए? मुझे डॉलर देनी है कितना? 364,897। जब आप कम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो डॉलर कम मिलेगा ना आपको, तो कम मिलेगा तो अनकवर्ड पोर्शन रह गए ना। तो क्या बोला है उसने कि जो अनकवर्ड रह जाएगा ना, रिमाइंडर अनकवर्ड बाय दी ऑप्शन, द फॉर्म वुड बियर रिस्क इटसेल्फ। मार्केट से खरीदेगा वो, और फॉर दिस इट वुड यूज फॉरवर्ड रेट एज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पॉट। यानी कि वो जो बाकी पोर्शन रह जाएगा ना, उसको जब आप एक्सपायरी पे खरीदने जाओगे तो स्पॉट पे नहीं, अच्छा हाँ फॉरवर्ड पे, फॉरवर्ड पे
वैसे एक्सपायरी पे जो थोड़ा सा रह जाता उसको किस रेट पे खरीदना था आपको? स्पॉट रेट पे। लेकिन वो कह रहा है कि वहां के स्पॉट के लिए हम फॉरवर्ड को एज ए एस्टीमेट मानते हैं, तो उसी फॉरवर्ड रेट को यूज करना है, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन के अंदर एक्सपायरी का रेट नहीं दे रखा है। समझ में आ गई बात? मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन अब आप लोग करते रहिएगा, दिक्कत आएगा तो अगले दिन पूछ लीजिएगा। हाँ, बात तो पकड़ लिया ना लड़के ने। यही पे जाके ना इस क्वेश्चन के अंदर, उसमें नहीं है वो दिक्कत, इसमें दिक्कत है। तो यही पॉइंट मैंने उनके सामने रखा था। जो क्वेश्चन अभी आपने पूछे हो ना, ये क्वेश्चन पास्ट में भी बहुत सारे बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर आपने यहाँ बोल दिया कि एक्सपायरी के लिए फॉरवर्ड को आप स्पॉट मान रहे हो, तो ऑप्शन की भी तो एक्सपायरी हो एक्सरसाइज होनी है ना, तो उसके लिए भी तो हम इसको मान लेते हैं ना फिर, बट उसके लिए नहीं करता है ये। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गई। तो इसी चीज़ों को मैंने बोला था करेक्शन करने को, लेकिन इस पॉइंट को करेक्शन नहीं किया उसने स्टडी मैट में। ये चीज़ों को मैंने स्पेसिफिकली इसको पूरा मेंशन कराया था, इसकी लैंग्वेज ठीक करिए, क्योंकि इससे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूजन ये हो रही है कि आपने इस फॉर दिस लिख, अब वो फिर ये इंस्टेंस लिख रहे थे कि लिखा है फॉर दिस, मतलब इस वाले पोर्शन के लिए जो रह गया ना, उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड यूज करेंगे। तो मैं कहता हूं एक चीज बताओ, एक ही क्वेश्चन में आप दो दो अजम्पशन ले रहे हो कि आप क्या कह रहे हो, एक्सपायरी पे जाके, ये रहा है एक्सपायरी, ध्यान से सुनना, आप आपकी एक्सपायरी आ गई। एक काम करो, वो पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है, इससे मत कंफ्यूज करो उसको आप, ठीक है? वो पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है, देख लो आप कहीं पे भी। बाई मेकिंग अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन एंड इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन केस ऑफ प्रीमियम, ये क्या है बताओ? अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, याद है? प्रीमियम हम आज दे रहे हैं ना, तो बोरिंग करके प्रीमियम नहीं पे कर रहे थे, तो कहते वो टाइम वैल्यू इग्नोर कर देना प्रीमियम वाले केस में, ठीक है? डिसाइड व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग अल्टरनेटिव मोस्ट एडवांटेजियस। अब मुझे बताओ, फॉरवर्ड और कैश मनी मार्केट तुम्हें पहले से पता है, हम किसको डील कर रहे थे अभी? ऑप्शन को डील कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, ऑप्शन के अंदर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने 17 लेना है या 18 लेना है, इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है? तो आपके पास चॉइस है, 17 लेना चाहो 17 ले लो, 18 लेना चाहो 18 ले लो, ठीक है? मान, अब मुझे नहीं पता मैंने 17 पे क्वेश्चन सॉल्व किया 18 पे, बट 17 ज़्यादा बेटर है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करके 17 ठीक ठाक जाएगा आपका, ठीक है? 17 ले लिया। अब क्या होगा मुझे बताइए, 17 कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम दोगे, प्रीमियम किस करेंसी में जाएगा? ये रहा, है ना? देना 1 मिनट के लिए। $0.096 आपने प्रीमियम दिया, कितने के लिए? फॉर 1 पाउंड, 1 पाउंड ना। अब टोटल एक लॉट में कितना पाउंड है? 12,500, है ना? और टोटल कितना लॉट लिया हमने? 17। इतना प्रीमियम दोगे आप, डॉलर में जाएगा, ध्यान से, कितना? अब मुश्किल क्या आ गया, ध्यान से सुनना, 20400। दिक्कत क्या है पता है आपको? बोल बच्चन के जेब में क्या है? पाउंड, और पे क्या कर रहा है? कहां से आएगा डॉलर? बड़ी मुश्किल है, यही तो मुसीबत है इस क्वेश्चन की। फ्यूचर में प्रीमियम नहीं होता था, और मार्जिन उसने होम करेंसी में दे देता था, तो बच जाते थे वहां। अब यहां क्या कर दिया, प्रीमियम भी फॉरेन करेंसी आ गए, तो ये भी ना आपको स्पॉट पे खरीद के देने पड़ेंगे। तो एक बार फिर से स्पॉट अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है? तो प्रीमियम को भी कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तो बाई करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो भी होगा बिड और आस्क अप्लाई करते रहना। लेकिन हाँ, वो जो प्रीमियम आप पाउंड में तो आ गए, लेकिन इसको लोन लेके मत पेमेंट करना, क्योंकि उसने क्या बोल दिया है, इग्नोर करो टाइम वैल्यू। अब एक्सपायरी पे जाओगे तो बस, अब एक्सपायरी पे कुछ बोला ही नहीं उसने। एक्सपायरी पे क्या होगा बोला क्या इसमें? नहीं बोला है। तो क्या लोगे एक्सपायरी पे बताओ? स्ट्राइक तो ये ले लिया आपने, आपने स्ट्राइक रख लिया, कितना बताइए? 1.70 को। अब यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस होगा, उससे हमारे को डिसाइड होगा कि पुट एक्सरसाइज होगी या पुट लैप्स होगी, क्योंकि पुट आपने यहाँ पे क्या किया है बताइए? बाई किया है। तो पुट जो बाई किया है, एक्सपायरी पे लैप्स होगी एक्सरसाइज होगी, हमें कैसे पता? उसके लिए बताओ मुझे कुछ, नहीं बताया ना?
तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, एक्सरसाइज हुई। यही कंफ्यूजन इस क्वेश्चन के अंदर होता है। बच्चे का क्या कहना है कि सर यहां पे तो लिख दिया ना कि आपकी जो रिमाइंडर पोर्शन है वो भी कब होगी ये काम, जो पॉइंट कुछ रह जाएगा शॉर्टेज कब खरीदोगे आप, एक्सपायरी पे। तो कह रहे हो कि यूज फॉरवर्ड रेट एज बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पॉट रेट। तो कहीं ना कहीं आपने ये हिंट नहीं दे दिया हमें क्या कि एक्सपायरी पे जाके हमारा जो ये प्राइस होने वाला यहां पे फॉरवर्ड प्राइस होगी। मैं डबल डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूं अभी। अब ये क्वेश्चन आप घर पे करिएगा, वहां पे वही लैंग्वेज में दिक्कत है। सब कुछ क्वेश्चन के अंदर सेम है, यहां पे लैंग्वेज बस वही दिक्कत है कि ये जो मार्केट प्राइस है ना उसने दे रखा है। अब बच्चे का कहना है कि सर आपने अनकवर्ड पोर्शन के लिए फॉरवर्ड को एस्टिमेट माना है स्पॉट के लिए, तो इसके लिए भी तुम फॉरवर्ड को एस्टिमेट ले सकते हैं ना, वो नहीं ले रखा है इंस्टीट्यूट ने वहां पे। तो यही चीज मैंने बोर्ड ऑफ स्टडी जब गया था पिछले बार, तो इस क्वेश्चन पे पहले डिस्कशन हो रखा था कि सर बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज हो रहे। ठीक है, तो मुझे ये वर्ड पढ़वा रहा था, कौन सी, फॉर दिस, कि ये इसके लिए बोला गया है, किसके लिए, रिमेनिंग पोर्शन के लिए बोला गया है। तो मैंने बोला कि ठीक है आपकी बात मानता हूं कि रिमेनिंग पोर्शन के लिए, तो क्या एक ही क्वेश्चन में एक ही डेट पे दो रेट अज्यूम कर रहे हो आप। जो मेरा रिस्क वाले पोर्शन है उसके लिए स्पॉट, और जो मेरा पुट वाले पोर्शन है उसके लिए एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे केस में एक्सरसाइज ही नहीं होगा अगर फॉरवर्ड रेट लोगे तो कहना था कि उसने ये अज्यूम करा था कि ठीक है इसको मैं लैंग्वेज में थोड़ा करेक्शन करता हूं। तो लैंग्वेज में करेक्शन ये करना पड़ेगा कि या तो ये लैंग्वेज हटा दे, ठीक है, या स्पॉट डाल दे, या फिर उसके लिए क्लियरली लिख दे कि पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ या जम्सन ले ले। समझ में आ गया। तो ये कंफ्यूजन है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये सिर्फ इसके लिए, इस वर्ड को ध्यान रखना आप लोग। एग्जाम में अगर जाओगे और ये क्वेश्चन आया तो बस सिर्फ अनकवर्ड पोर्शन के लिए स्पॉट लेना, बाकियों के लिए नहीं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। और क्या करना है अब आपको, क्या हो गया बताए, एक्सरसाइज हो गई। अब एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा, एक्सरसाइज होगा तो यही रेट अप्लाई होगा, और यही रेट अप्लाई होगा तो अब देखो कितना डॉलर आएगा, अब कम आएगा, 17 कॉन्ट्रैक्ट की डॉलर आएगी आपके पास अब। तो देखो क्योंकि 17 कॉन्ट्रैक्ट में कितना आएगा चेक करो ना, 12,500, 17 कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 12,500, आप सिर्फ 2,12,500 पाउंड दोगे और उसके बदले कितना डॉलर लेके आओगे, तो डॉलर लाना है ना, वो तो पाउंड की अमाउंट है। आपको तो डॉलर पहले लाओ ना, डॉलर पेमेंट करनी है ना उसको। तो आपने तो सिर्फ 17 कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो 17 कॉन्ट्रैक्ट में कितना पाउंड बेचोगे आप, 2,12,500, तो उसके बदले कितना डॉलर आएगा आपके पास, 2,12,500 डिवाइडेड बाई डिवाइड डॉलर है ना, मल्टीप्लाई बाय 1.7। आपके जेब में जो डॉलर आएगी ना इसके बदले जो डॉलर आएगा 361,250 का आएगा आपका पुट ऑप्शन के अंदर। अब मुझे बताइए इसमें से देना है इतना, तो शॉर्टेज नहीं हो गई। आपने जो पुट एक्सरसाइज किया, पुट में आपने 17 डॉलर पाउंड की 17 लॉट की पाउंड बेचा, क्योंकि पुट था ना, तो पुट में बेचते हैं क्या बेचेंगे, पाउंड बेचेंगे, क्या आएगा, डॉलर आएगा। कितना डॉलर आई सिर्फ, क्योंकि स्ट्राइक रेट पे आएगी आपके पास डॉलर, तो 361,250 आया। पेमेंट कितना करना था, 364, तो माइनस 364,897। आपकी शॉर्टेज हो गई, 3647। ये कहां से खरीदना पड़ेगा, स्पॉट मार्केट से। ये है इस क्वेश्चन की हकीकत। कितने मार्क्स पे, 5 मार्क्स में। मैं तो अभी भी कहता हूं अगर ये 8 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आए ना आपके एग्जाम में, आप क्या करना मैं बता देता हूं। अगर आप या तो चॉइस में जाने का लगता है कि चॉइस में नहीं जा सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे दूसरा क्वेश्चन जो होगा ना पार्ट्स में, वो शायद आपको आसान है, मान लो वो सॉल्व कर लिया तो छोड़ना मत इसको, पहला पार्ट सॉल्व कर लो, दूसरा पार्ट सॉल्व कर लो। हो सकता है इसके लिए 2 मार्क्स होगा, इसके लिए 2 मार्क्स होगा, और इसके लिए कितना मार्क्स होगा, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में वैसे इसमें मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी वैसे भी कम है, मिस्टेक करोगे ही करोगे। कहाँ मिस्टेक कर जाओगे पता ही नहीं है। अगर घर पे 5 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे हो तो मिस्टेक नहीं होगा। एक बार सॉल्व किए हो ना घर पे, और आप एग्जाम में जाकर सॉल्व करो, अगर ये आप आंसर तक पहुंच जाओगे तो मुझे जो बोलना, एक बड़ा सा पार्टी मेरी तरफ से मिल जाएगा आपको, बस वो ईमानदारी। अच्छा वो तो वैसे भी है ही ये अज्यूम करके बैठे कि ये तो है ही।
एग्जाम दिन मत करना, एग्जाम डे पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम से जाने से पहले तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सॉल्यूशन याद हो जाती है और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मॉडिफिकेशन कर दिया तो माइंडसेट रहते और हम वैसे सॉल्यूशन देते जैसे हम पढ़ के गए होते। जैसे मेरे साथ हो रखा था कभी PE1 में, वो जो मिसेस सक्सेसना की, वैसे मेरे 46 मार्क्स आए थे, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व करके गया था और वहां पे जाके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा भी नहीं और सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया और सब गड़बड़ हो गई। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21C जो है, इसको अगर हम लोग देख ले तो देखिए, अमेरिकन फर्म इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट ऑफ कैनेडियन डॉलर 10,10,000 and Canadian dollar 7,05,000 on 31st July and 30th September respectively। एक अमेरिकन फॉर्म है, इनको 2 टाइम पे पेमेंट करनी है। एक पेमेंट कितना जाना है, कैनेडियन डॉलर आपका 10,10,000 की जानी है, और एक जाना है आपका कैनेडियन डॉलर 7,05,000 का। एक जाना है आपको 31 जुलाई को, और एक पेमेंट जाना है आपको 30 सितंबर को। ओके जी, अब देखिए आगे। द फर्म इज रिस्क एवर्स एंड इट्स पॉलिसी टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल फॉरेन करेंसी। रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए जितना भी अमाउंट है, जितने भी इनकी पेबल या रिसीवेबल है, सब पे इनको क्या करना है बताइए, रिस्क को कवर करना है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द फर्म इज थिंकिंग ऑफ हेजिंग इट्स रिस्क कंसिडरिंग 2 मेथड। इस रिस्क को हेज करने का सोच रहा है 2 मेथड से। एक है आपका फिक्स्ड फॉरवर्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे, एक आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे। इट इज नाउ 30th जून, आज हम 30th जून पे खड़े। फॉलोइंग कोटेशंस रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट डॉलर पर कैनेडियन डॉलर, यानी कि ये बोल रहा है कि एक कैन डॉलर का कितना डॉलर होगा, वो रेट बैंकर से मंगाया है, यानी कि ये रेट उसको दिया गया है। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो दिया गया रेट है 0.9284 और 0.9288। ध्यान रखना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिस तरीके से यहाँ पे लिख के दिया गया इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पर कैनेडियन डॉलर ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि इसके अंदर हमें नहीं पता कौन बेस करेंसी है। अब ये कह रहे कि ऑन एन US स्टॉक एक्सचेंज, तो US के स्टॉक एक्सचेंज में डॉलर तो ट्रेड नहीं होता होगा जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो शायद देखते हैं। सेंट पर कैन डॉलर, याद रखना, फिर से अगेन याद रखना, ऑप्शंस ऑन US स्टॉक एक्सचेंज, US के स्टॉक एक्सचेंज में कोई ऑप्शन ट्रेड हो रहा है सेंट्स पर कैन डॉलर, यानी कि 1 कैन डॉलर का, 1 कैन डॉलर के लिए इतने सेंट में कुछ डेटा दिया गया है शायद नीचे। पेबल ऑन परचेज ऑफ द ऑप्शन, जो परचेज करते हैं ऑप्शन वो क्या पे करते हैं, प्रीमियम। तो कहीं ना कहीं ये जो नीचे की जो प्रीमियम है ना, यहाँ पे जो दिया गया होगा वो आपको सेंट के टर्म में होगा। इस चीज़ों को भी ध्यान देना, यहाँ भी हम लोग मिस्टेक करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट साइज है कैनेडियन डॉलर 50,000 का। इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो US के स्टॉक एक्सचेंज है, उस US स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड क्या हो रहा है, कैनेडियन डॉलर। जैसे इंडिया में कभी भी रूपी ट्रेड नहीं हो सकता है, वैसे US में डॉलर ट्रेड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेडिंग क्या हो रहा है बताइए, कैनेडियन डॉलर ट्रेड हो रहा है, और इसकी लॉट साइज है 50,000 का, और स्ट्राइक प्राइस दे रखा है। अब फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे किसी और फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पे किसी और फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पे कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ और बता रहे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही कैनेडियन डॉलर आपका 50,000 दे दिए गए, मतलब यहाँ पे कैनेडियन डॉलर एक तरीके से शेयर हो गया, कॉमोडिटी हो गया, चॉकलेट हो गया, एप्पल हो गया, इसको खरीदा बेचा जा रहा है। तो इसको खरीदने बेचने के लिए उसकी प्राइस पेमेंट होंगे, और कैन डॉलर की प्राइस किस में बताइए, डॉलर में। इसलिए ये जो प्रीमियम दिया गया है ना कॉल पुट का, वो सारे सेंट के अंदर है, और ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, यानी कि ये 1.56 सेंट है। और सेंट क्या है आपको पता होगा, फॉरेन एक्सचेंज का क्लास आप लोग क्या करिए, रिकॉल करिए। सेंट जो होता है फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ डॉलर, जैसे रुपी का फ्रैक्शनल यूनिट पैसा है, वैसे ही डॉलर का फ्रैक्शनल यूनिट सेंट है, तो इतना सेंट है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है 0.93 का, देखिए जिस सामान का प्राइस 0.92 के आसपास है उसको स्ट्राइक प्राइस 93, 94, 95 तीन स्ट्राइक प्राइस रखा गया है।
अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इफ द ऑप्शंस आर टू बी यूज्ड, ऑप्शन अगर यूज करते हो तो 1 मंथ ऑप्शन शुड बी बॉट एट ए स्ट्राइक प्राइस ऑफ 94 सेंट, और 94 सेंट का डॉलर कितना होगा बताइए, 0.94। यानी कि ये जो है ना ये सेंट में नहीं है, इसका मतलब ये सारे डेटा आपका सेंट है कि जो आपका प्रीमियम पेएबल था ना ऑप्शन पे वो सारे सेंट में है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस सेंट में नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी आपको हिंट मिल रहा है 94 सेंट का मतलब 0.94 डॉलर बनेगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये वाले आपको यूज करना है, किस वाले के लिए, 1 मंथ के लिए, क्योंकि हम आज कहाँ खड़े हैं 30 जून पे। अगर हम 30 जून पे हैं इट मीन्स ये हो गया जून जुलाई, दिस इज 1 मंथ, और जुलाई अगस्त सितंबर ये हो जाएगा आपका, जून में हम खड़े हैं ना, जून 30 बोला है, 30 जून, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, ये कितना बन जाएगा आपके लिए 3 मंथ। तो आप अगर एक्सचेंज में जाते हो तो एक्सचेंज में क्या करोगे बताओ, यहाँ से आप कैनेडियन डॉलर लेके आओगे और उनको दोगे क्या बताइए, डॉलर, और देखिए यहाँ पे जो आपका इनवॉइस सॉरी अंडरलाइंग करेंसी जो मार्केट में खरीदा बेचा जा रहा है वो आपका 50,000 है, इसका मतलब इसी को खरीदा बेचा जा रहा है, तो दिक्कत भी आपको नहीं है क्योंकि कैनेडियन डॉलर हम लोग खरीद रहे बेच रहे। तो आप मुझे बताइए ये जो ए लिमिटेड जो था, ए लिमिटेड सॉरी अमेरिकन फॉर्म जो था, ये अमेरिकन फॉर्म क्या खरीदेगा, अमेरिकन फॉर्म जो है कैनेडियन डॉलर खरीदेगा। तो खरीदने की बात करेंगे तो खरीदने की राइट लेंगे, खरीदने के राइट कॉल से आते या पुट से आते, कॉल से आएगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉल यूज होगा, पुट यूज नहीं होगा, याद रखना। और फिर कह रहे कि 1 मंथ ट्रांजेक्शन के लिए आपको 94 सेंट यूज करना है, 1 मंथ हमारे लिए जुलाई, ये वाले बात बनेंगे जुलाई वाले, इसका मतलब ये प्रीमियम जाएगा 1 मंथ के लिए, याद रखना हमने फाइनल कर लिया 1 मंथ में ये प्रीमियम जाएगा 1.02 सेंट का। अब आगे कह रहे हैं कि एंड 3 मंथ ऑप्शंस एट ए स्ट्राइक प्राइस 95 सेंट, 3 मंथ वाले आपका सितंबर बनता है, सितंबर के लिए आपका 95 सेंट वाले, यानी कि ये वाले स्ट्राइक प्राइस आपका बनेगा, याद रखना। हाँ जी, ये स्ट्राइक प्राइस जो है ना उसके लिए बनेगा 0.95 वाले। तो इस स्ट्राइक प्राइस के लिए अब आपको ये वाले प्रीमियम जाएगा, याद रखना, क्योंकि हम सितंबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं ना, तो सितंबर एक्सपायरी अगर देखा जाए तो ये वाले कॉल बनेगा, क्योंकि दोनों में पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना है तो कैनेडियन डॉलर खरीदना पड़ेगा। ओके हाँ जी, अब क्या बचा, इतना आ गया। एंड फॉर द रिमाइंडर अनकवर्ड बाय द ऑप्शंस द फॉर्म वुड बियर द रिस्क इटसेल्फ, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया कि फ्रैक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्ट छाई जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है बताओ, क्योंकि आपका अमाउंट पता है 10,10,000, ठीक है, तो 10,10,000 के लिए लॉट साइज है 50,000 की, तो 10,10,000 की अगर बात करें, 10,10,000 डिवाइड बाई 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो ये बनता है 20.2, यानी कि 1 मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी जो नंबर ऑफ लॉट साइज जो बनेगा वो बनेगा 20.20। तो हम लोगों को कितना कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, 20 कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और कुछ शॉर्टेज हो जाएगा 0.20 का, तो वही कह रहा है कि अनकवर्ड के लिए आपको रिस्क बियर करोगे। ओके तो हमें कितना लेना है, इसमें 21 अगर कोई लो लोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, याद रखना आपको 20 कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ओके और फिर अगर 3 मंथ वाले के लिए देखूँ तो उसमें आपका बनेगा कितना बताइए, 3 मंथ वाले के लिए अगर हम लोग चेक करें तो ये बन जाएगा आपका 7,05,000 डिवाइडेड बाई कितना बनेगा 50,000 का, इसमें बनेगा आपका 14.1 कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज आप कितना कॉन्ट्रैक्ट लोगे, 14 कॉन्ट्रैक्ट ले लोगे। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, सी में 2 पेमेंट बनती है आपका, पहला केस में कितना बना आप चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, देखो 20 कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरे वाले केस में जो आपकी केस जाएगा ना इसमें 30 सितंबर वाले में इसके जाएगा 14.4, तो हमें 14 लेना है, 15 नहीं ले सकते क्योंकि कुछ पोर्शन आपका अनकवर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए 20 कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और आपका प्रीमियम जाएगा 1.02 सेंट है, याद रखना सेंट में है, यानी कि फ्रैक्शनल यूनिट है जस्ट लाइक पैसा। तो कितना हमारा वो जाएगा बताइए प्रीमियम, तो ये जाएगा 1.02, यानी कि 1.02 का प्रीमियम। हाँ जी, एक लॉट कितना है 50,000 का, तो 50,000, और ये प्रीमियम जो है सेंट में जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 20 लॉट, तो हम कह सकते हैं 1.02 मल्टीप्लाई बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20,
यानी कि इतना 1021234 इतना सेंट जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, इतना डॉलर हो जाएगा। तो $10,200 का आपका प्रीमियम चला जाएगा। क्या कह रहे, recommend which of the above two method would be appropriate for the American firm to hedge its foreign exchange risk on the two interest payment। यानी कि आपको रिकमेंड करना है टू मेथड में से कौन सी अप्रोप्रिएट है। दो कौन सी था बताइए, एक था फॉरवर्ड, एक था आपका ऑप्शन। तो हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आपका ये प्रीमियम आ गए। अब इस प्रीमियम पे हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है। तो प्रीमियम हम आज देंगे तो इसमें ज़रूर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट का रेट शायद नहीं दिया गया इसमें। तो इंटरेस्ट का रेट अगर नहीं दिया गया है तो फिर आपको प्रीमियम पे जो इंटरेस्ट है वो इग्नोर ही करना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं दिया गया है तो आपको इग्नोर करने में ज़्यादा अच्छा है। ये देख लीजिए 20 लॉट का हमने प्रीमियम निकाला, कितना बताइए, $10,200। यही हमने भी निकाला था, $10,200। और अब देखिए एक्सपायरी पे क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, एक्सपायरी पे आपका ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करोगे तो इस रेट पे आपको क्या होगा बताइए, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो स्ट्राइक रेट पे खरीदना पड़ेगा। आप बोलोगे पे ऑफ लेना पड़ेगा, पे ऑफ ले लीजिए। पे ऑफ लोगे तो उसके लिए फिर रेट आपको निकालने पड़ेंगे कि कितना पे रेट जाएगा, तभी पे ऑफ लेके जा सकते हो। तो हम सीधा बोलेंगे एक्सरसाइज हो गया और स्ट्राइक रेट पे हमारा कैनेडियन डॉलर खरीद लिया, तो कैनेडियन डॉलर खरीद लो। आपको कितना खरीदना था बताइए। वैसे खरीदना तो हमें 10,10,000 था, लेकिन हम इतना नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमने 20 कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो 20 कॉन्ट्रैक्ट का 50,000 के हिसाब से 20 मल्टीप्लाई बाई 50,000 आपको जो है ना सिर्फ 10 लाख कैनेडियन डॉलर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलेगा 0.94 के हिसाब से। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 0.94, ये आपका 9,40,000 जो है ना 9,40,000 ये रहा। 940 आपका यहाँ से मिल गया, लेकिन पेमेंट कितना करना था बताइए, 10,10,000। तो शॉर्टेज कितने की हो गई, ये क्या है, अमाउंट पेएबल टू बाई इट। हाँ चाहिए, तो आपका डॉलर अमाउंट में हो गया 10 लाख कैनेडियन डॉलर खरीदने के लिए। अब शॉर्टेज हो गई 10,000 की, है ना। तो 10,000 जो है ना आपको उसमें बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बताइए, कि जो आपका फॉर दिस जो अनरिकवर्ड पोर्शन रहेगा उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही बेस्ट एस्टिमेट ऑफ स्पॉट लेना है। तो आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा 9301 का। तो 9301 का रेट पे 10,000 जो शॉर्टेज था ना, शॉर्टेज को खरीदोगे तो आपकी टोटल आउटफ्लो जो होगा क्या क्या होगा देखो। एक 9,40,000 थी, 9,03,100 रुपीज़ ये, और जो आपने प्रीमियम दिया था वो भी आएगा। तो ये देखो, ये आपका जो अनकवर्ड शॉर्टेज वाले थे, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाले थे, ये आपका प्रीमियम था। प्रीमियम को हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू इग्नोर किया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है गिवन नहीं था। तो इतना आपका आउटफ्लो जो होता है वो किसके अंदर आ जाएगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और बाकी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपका हो ही गया, सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट भी आपका हो ही जाएगा। तो होप इसमें कोई ज़्यादा आपकी दिक्कत इसमें नहीं है। बाकी इसमें और भी जो जो क्वेश्चन है वो सारे ऑलमोस्ट आपका एग्जैक्टली सेम है। जैसे अपनी नाइट्रोजन लिमिटेड वाले किया था ना, वैसे यहाँ पे जैज पीएलसी वाले होंगे, सेम ही है। अगर इसमें से अगर आपको मान लीजिए टेस्ट और नॉलेज के किसी क्वेश्चन में अगर आप डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मेरे को पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। उसके मैं अलग से एक स्पेसिफिक एक वीडियो बना दिया करूँगा।